हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर। आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा हैवी वेटेज रखता है ये। तो इस चैप्टर के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में और कोशिश करेंगे कि ये वन शॉट वीडियो हो, ताकि आपका कम से कम टाइम में ये वीडियो डिटेल में पूरी हो जाए। ठीक है, तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जितने भी आपके साथ के क्लासमेट्स हैं, उन सबको ये वीडियो सेंड कर दें, शेयर कर दें, ताकि हम भी थोड़ा सा यूट्यूब पर ग्रो कर सकें। बाकी आपके वेल विशिंग के लिए ही है ये वीडियोस। सो आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, या अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पर ये देख रहे हैं तो उन एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तो फिलहाल अब चैप्टर शुरू करते हैं हम रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन चैप्टर पूरा का पूरा है लाइफ के बारे में। ठीक है, रिप्रोडक्शन और किसी में तो होता नहीं है, सिर्फ लाइफ के बारे में होता है। मतलब लाइफ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में रिप्रोडक्शन होता है। सो अगर हम रिप्रोडक्शन को समझना चाहें तो बेसिकली क्या है, ये एक प्रोसेस है। देखो, इससे पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा है, दैट इज लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस नहीं है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस बेसिकली होता है ऐसी प्रोसेसेस जो कि किसी भी जिंदगी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीना सिखाता, मतलब जीने के लिए जरूरी है। अगर लाइफ प्रोसेसेस नहीं होंगी तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। बट ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेसेस भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बट ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन पूरी अर्थ पर लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए यही एक चीज है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें किसी भी स्पीसीज को जिंदा रखना है लॉन्ग टर्म तक अर्थ के ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका रिप्रोडक्शन कराते रहना होगा। तो ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि अपने ही जैसा कैरेक्टर वाला, अपने जैसे हम अगर ह्यूमन हैं, हम अपने बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, तो जो बेबी होता है वो हमारे जैसे ही दिखता है, उसमें हमारे जैसे ही कैरेक्टर होते हैं, टू बी से मदर और फादर के कैरेक्टर्स होते हैं। तो अपने ही जैसा एक ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग साइंटिफिक वर्ड है बेबी के लिए। ठीक है, तो आप जब लिखेंगे ना तो बेबी नहीं लिखना है आपको लिखना है ऑफस्प्रिंग, OFFSPRING। ठीक है, ऑफस्प्रिंग। तो अपने ही जैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, बनाना, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस कहलाती है रिप्रोडक्शन। नाम में ही है रिप्रोडक्शन, मतलब अपने ही जैसा दोबारा बनाना। तो अपने जैसा दोबारा बनाना, तो उसमें हमारे जैसे कैरेक्टर तो होंगे ही ना। सो दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब अगर बात करें रिप्रोडक्शन की जरूरत है क्यों, तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि रिप्रोडक्शन इसलिए चाहिए ताकि अर्थ के ऊपर कोई भी स्पीसीज अपनी लाइफ को कंटिन्यू रख सके। हाथी है तो वो पूरे के पूरे जिंदा रह सके, इंसान है वो पूरे के पूरे जिंदा रह सके। ये सारी प्रोसेस रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रही है। लेकिन अपने ही जैसा ऑफस्प्रिंग बनाना, अपने ही जैसा बेबी बनाना, ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सब्सटेंस के थ्रू, जिसे कहते हैं हम डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए आपने कई बार सुना होगा, मूवीज में, वैसे भी सुना होगा अपने डेली लाइफ में। तो डीएनए जो वर्ड है, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब सेल तो आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ाई है। ठीक है, सेल के सब्सटेंस, सेल के बीच में जो सब्सटेंस है, दैट इज न्यूक्लियस, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज पाई जाती है, उसे बोलते हैं हम डीएनए। अब डीएनए कई सारे फंक्शंस करता है बेसिकली, लेकिन आपको समझने के लिए सिर्फ इतना समझना है कि डीएनए का मेन काम है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। अब वो इंफॉर्मेशन किसके लिए है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है, हमारे लिए है, हमारे फ्यूचर्स के लिए है। ठीक है, मतलब फ्यूचर जनरेशंस के लिए है। जैसे कि अगर हम बात करें हम अपने के लिए, ठीक है, तो बेबीज जब प्रोड्यूस होते हैं तो उनमें मदर से, फादर से, दोनों से जीन्स आ रहे होते हैं। जीन्स तो नॉर्मल टर्म सुना है ना, जीन्स एक्चुअली डीएनए से ही बना हुआ होता है। तो डीएनए एक स्टोरेज है, इंफॉर्मेशन की स्टोरेज है, कि जब दोनों डीएनए मिलेंगे तो एक न्यू टाइप का डीएनए बन जाएगा। इसमें मदर के भी कैरेक्टर होंगे, फादर के भी कैरेक्टर होंगे ना, तो इसमें दोनों टाइप के कैरेक्टर आ जाएंगे। तो थोड़े से जीन्स मदर के, थोड़े से जीन फादर के मिलाकर एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, जिसमें दोनों के कैरेक्टर्स होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बच्चा प्रोड्यूस होता है, आता है, घर में बनता है, सॉरी बनता बोल रहा हूँ, बेबी प्रोड्यूस जब होता है, ठीक है, जन्म होता है उसका, तो
आपने फैमिली में सुना होगा कि इसका कान मामा जैसा है, या इसकी नाक दादा जैसी है, या इसके होठ मम्मी पे गए हैं, इसकी आंखें पापा पे गई हैं, ऐसा कुछ सुना ही होगा आपने, है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि एक फैमिली है, फैमिली में वही कैरेक्टर्स सब में सिमिलर होते हैं, थोड़े थोड़े वेरिएशंस के साथ। तो जब मदर से और फादर से आ रहे हैं तो वो कैरेक्टर कहीं भी ऊपर नीचे दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वो मदर के कैरेक्टर लगभग पूरी फैमिली, जो नानी वाली फैमिली, हमारे नाना नानी वाली फैमिली है, वहां कैरेक्टर वो लगभग सिमिलर से हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ। ऐसे ही पापा के जो कैरेक्टर्स हैं वो पूरे दादा वाली फैमिली में लगभग थोड़े थोड़े सिमिलरिटीज के साथ और थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस के साथ सब में सिमिलर है। तो जब ये आते हैं तो मिक्स होने के बाद आपको नजर आता है कि मोस्टली केस में तो वो मदर फादर पे जाते हैं, पर कई बार आपने बुआ पर, चाचा पर ऐसे, या दादा दादी पर, नाना नानी पर जाते हुए सुना होगा। वो कैरेक्टर्स इसीलिए आते हैं क्योंकि डीएनए है सब्सटेंस, ठीक है। तो डीएनए बेसिक सा क्या है, ये स्टोरेज सब्सटेंस है जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है अपने फ्यूचर के लिए। मतलब अभी तक हमारी बॉडी में जितने भी हुए, सिर्फ हमारी बॉडी में नहीं, जितने भी हमारी स्पीसीज है, ह्यूमन शुरू से लेकर अब तक यहां तक पहुंचा है, धीरे धीरे चेंजेस हुए हैं उसके अंदर, और वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कहां पर है, डीएनए के अंदर है। तो सिंपल समझ में आ गया, डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये डीएनए ही है जो कि फ्यूचर बेबीज की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है कि वो बेबी किस तरीके का होने वाला है। तीसरी बात, डीएनए रेप्लिकेट करता है बेसिकली, ठीक है। डीएनए अब एक सेल में है, मदर से एक सेल आया, फादर से एक सेल आया, दोनों मिल गए, ठीक है, जायगोट बन गया, वो एक सेल का जायगोट है ना। अब उस एक सेल से इतना बड़ा ह्यूमन बीइंग या ऑफ स्प्रिंग बन जाता है, कोई भी अदर स्पीसीज की बात कर ले तो ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो हो क्या रहा है, उसमें डीएनए रेप्लिकेट ही तो हो रहा है। जैसे सेल एक से टूटकर दो होते हैं, दो से चार होते हैं, तो उसमें साथ ही साथ वो डीएनए भी तो रेप्लिकेट हो रहा है ना, ठीक। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेट होता है, ये डीएनए का रेप्लिकेशन ही वेरिएशन लेके आता है, क्योंकि थोड़ी बहुत वेरिएशन जरूरी है। अगर वो वेरिएशन नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम कैसी होगी कि अगर बॉडी में कोई भी वेरिएशन ना हो तो उससे होगा ये कि हमारी बॉडी एज इट इज स्टेबल रहेगी, और अगर एनवायरनमेंट भी स्टेबल है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें पता है कि एनवायरनमेंट धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज होता ही है, तो हम उस एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ढल नहीं पाएंगे बेसिकली। तो उस चीज को ढलना, कोई भी चेंज एनवायरनमेंट में हो रहा है, क्लाइमेट में हो रहा है, उस चेंज के अकॉर्डिंगली ढलने के लिए हमें वेरिएशन की जरूरत है, और वही वेरिएशन हमें यहां पर थोड़ी थोड़ी मिलती है। अब रिप्रोडक्शन होते हैं बेसिकली टू टाइप के, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में पहले बेसिक सा डिफरेंस समझ लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि इसमें दो की जरूरत होती है, दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। मेल से मेल सेक्स सेल आता है जिसे हम गैमिट बोल देते हैं, ठीक है। सेक्स सेल्स को हम गैमिट बोल देते हैं। तो मेल गैमिट आता है, फीमेल से फीमेल गैमिट आता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में स्पर्म आता है और एग आता है, ठीक है। तो ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं और एक न्यू जायगोट बनता है, और वही डेवलप होने के बाद बेबी बनता है। तो इसमें हमें दो पेरेंट्स की जरूरत है। वहीं अगर हम बात करें एसेक्सुअल में, तो एसेक्सुअल में हमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की जरूरत है, एक ही पेरेंट अपने आप रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात करें कि जो एसेक्सुअल है उसमें टाइम कम लगता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि प्रोसेस थोड़ी लंबी है ना। यहां से मेल से आएगा, वहां से फीमेल से आएगा, ये फर्टिलाइज करेंगे, फिर बेबी डेवलप होगा, जबकि यहां ये प्रोसेस है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। इस वजह से वो फास्टर प्रोसेस है, एसेक्सुअल वाली फास्टर प्रोसेस है, जबकि सेक्सुअल वाली थोड़ी स्लो प्रोसेस है। और बात करें तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस सेक्सुअल में होती है, एसेक्सुअल में नहीं होती है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखो, अभी हमने सीखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। बेसिक सा एक रिप्रोडक्शन है जिसमें हमें सिंगल पेरेंट के थ्रू रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, और ये यूजुअली शुरुआत के जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें ज्यादा पाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। क्योंकि उस टाइम पर मेल फीमेल का ऐसा कोई डेवलपमेंट तो हुआ नहीं था। वो सिंगल सेल से हम लाइफ जो प्रोसेस है, लाइफ जो शुरू हुई है, वो सिंगल सेल से शुरू हुई है। तो वो जो एक सेल से दूसरा सेल बना, दूसरे से तीसरा बना, ये इसमें कोई मेल और फीमेल तो था नहीं। तो वहां जो रिप्रोडक्शन बना है वो रिप्रोडक्शन है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल आपके कई सारे टाइप हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फिजन की, फिजन वर्ड का मतलब होता है टूटना।
जो इंग्लिश डिक्शनरी में हम वर्ड देखते हैं उसका मतलब है टूटना। तो सिंपल सा फिजन जो है वो दो पार्ट में आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक में। पहला है बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब है किसी एक सेल को दो पार्ट में तोड़ना। बाइनरी का मतलब टू होता है ना, तो किसी एक सेल को दो पार्ट में तोड़ना कहलाता है बाइनरी फिजन। तो एक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा ले लीजिए आप, ठीक है। अमीबा है वो एक सेल का बना हुआ और उसकी बॉडी का आपको पता है कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, तो ठीक है, जेली लाइक होता है, वो अपने आप शेप चेंज करता रहता है। तो उसकी एक सेल की बॉडी थोड़ी इलोंगेट होती है, थोड़ी सी लंबी होती है। लंबी कैसे होती है? पहले उसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेवलप होता है, थोड़ा बढ़ता है, उसके बाद उसका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा बढ़कर खिंच जाता है और ये जो सेल है पूरा खिंच जाता है। खिंचने के बाद जो इसका सबसे पहले न्यूक्लियस था अंदर वाला, वो दो पार्ट में टूट जाता है। ये ऐसे न्यूक्लियस है इसके अंदर का, ये ऐसे धीरे धीरे ये न्यूक्लियस है और ये ऐसे धीरे धीरे टूटने लगता है और ये न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद इसके बाहर का ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी धीरे धीरे करके टूट जाता है और इस तरीके से दो सेल हमारे बन जाते हैं। तो एक अमीबा से दो अमीबे बन गए। ये जो अमीबा टूटा है दो पार्ट में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। और ध्यान रहे ये अपने आप टूटा है, ठीक है, किसी और ने नहीं तोड़ा है, सेल डिवीजन अपने आप हो रही है। तो सेल डिवीजन का यूज करके जब एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में टूट जाता है, एक सेल वाला सिंगुलर सेलर यूनिसेलुलर की बात हो रही है, ठीक है, एक सेल की जिसकी बॉडी बनी हुई है उसी की बात हो रही है, वो क्या करता है? बाइनरी फिजन करता है, दो पार्ट में टूट जाता है और बाइनरी फिजन कर लेता है। बात करें हम दूसरे की, जो कि है मल्टीपल फिजन, उसका एक एग्जांपल है आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम आपने बेसिक से सुना होगा, मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम के थ्रू फैलता है, ठीक है, मच्छर के थ्रू नहीं फैलता है। मच्छर उसका कैरियर है, प्लाज्मोडियम को कैरी करने वाला मच्छर होता है। जब वो काटता है तो प्लाज्मोडियम को अंदर छोड़ देता है बेसिकली, ठीक है, तो वो प्लाज्मोडियम मलेरिया करता है। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या करता है? सबसे पहले 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 6 होता है और ये एक सिस्ट के अंदर होता है। सिस्ट होती है बाहर की एक लेयर होती है, ये समझ लो एक थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसी के अंदर ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8 बेसिकली, ठीक है, ऐसे डिवाइड होता रहता है, डबल होता रहता है। और फिर वो जब थैली पूरी तरीके से इससे भर जाती है तो ये फिर बस्ट अप हो जाती है, फट जाती है, ठीक है। तो सिस्ट फट जाता है और ये मल्टीपल जो सेल हैं वो निकल आते हैं। तो एक जो सेल था वो क्या हो जाता है आपका? कई सारे सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, कई सारे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस है कि 1 से टूटकर 2 बने, 2 से टूटकर 4 बने, 4 से टूटकर 8 बने, ये प्रोसेस कहलाती है मल्टीपल फिजन। समझ में आया? फिजन का मतलब टूटना, बाइनरी मतलब दो पार्ट में, मल्टीपल मतलब मैनी पार्ट में। समझ में आ गया? सिंपल, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम अगले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अच्छा, आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखोगे? सॉरी, बाइनरी फिजन की। तो दिस इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। वहीं मल्टीपल को क्या लिखोगे? दिस इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मैनी पार्ट्स टू गिव ऑफस्प्रिंग, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो है हमारा फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। अब देखो फ्रैगमेंटेशन बेसिक सा क्या है, चलो उससे पहले बडिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। बडिंग, देखो बडिंग क्या है कि आपने बड देखी होगी निकली हुई, पोटैटो देखा होगा, ठीक है। पोटैटो पे अलग से ऐसे बड निकली हुई होती है, बड का मतलब कली होता है, ठीक है। जैसे आप किसी पेड़ पर देखो, अभी आपने कुछ दिन पहले एक पेड़ देखा या फ्लावर का कोई प्लांट देखा, उस पर कोई कली नहीं है, फिर 2-3 दिन बाद आया आपने छोटी सी कली देखी, फिर उसके बाद वो कली थोड़ी सी बड़ी हो गई, फिर डेवलप होकर वो फूल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से वो कली बढ़ रही है ना, उस प्लांट पे पहले कुछ नहीं था इस साइड पर, फिर वो धीरे धीरे कली बनी, कली से वो थोड़ी डेवलप हुई और फिर वो फ्लावर बना। उसी तरीके से जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर धीरे धीरे बल्ब जैसा स्ट्रक्चर निकलने लगता है, वो कली जैसा जो बड़ होता है, ठीक है, बड़ निकलने लगता है और वो उसी की शेप लेने लगता है। और जब ये पूरी तरीके से इस जैसा दिखने लगता है, इस ऑर्गेनिज्म जैसा, तो ये कट जाता है, कट के अलग हो जाता है, बेसिकली अपने आप कटता है, ठीक है। तो कट के अलग हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग, क्योंकि ये बॉडी से ही निकल रहा है बड़ जैसा, ठीक है।
बॉडी से ही बॉडी के ऊपर एक डेवलपमेंट हो रही है, बड़ जैसी, कली जैसी, और वही टूटकर फिर अलग हो जाता है, इसे बोलते हैं हम बडिंग। ठीक, एग्जाम्पल है जैसे कि हाइड्रा हो गया आपका, ठीक है, या यीस्ट हो गया। यीस्ट तो देखा होगा, सुना ही होगा। आपकी जो ब्रेड होती है, ब्रेड जो बन के आती है उसमें यीस्ट डाला जाता है, ठीक है। तो यीस्ट जो है वो इसी तरीके से डेवलप होता है। तो ये था बडिंग, जहां पर एक बॉडी के ऊपर बड़ जैसी, कली जैसी पार्ट निकल आती है और वो डेवलप होने के बाद बन जाती है न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसी जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म, और इसे प्रोसेस को हम बोल देते हैं बडिंग। इसके बाद आ जाते हैं फ्रेगमेंटेशन पर। देखो फ्रेगमेंटेशन कुछ कुछ सिमिलर है। देखो 3 टर्म्स सिमिलर है हमारे, फिजन, फ्रेगमेंटेशन और इसके बाद वाला रीजनरेशन। तो थोड़े थोड़े से डिफरेंस है बस। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, एक बॉडी मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनिज्म जब मैच्योर होने के बाद पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, ठीक है, उसके बाद अपने आप 2 पार्ट में टूटता है आफ्टर मैच्योरेशन। ध्यान रखना, फ्रेगमेंटेशन में मेन इंपॉर्टेंट चीज है मैच्योरेशन, ठीक है। तो जब ये बॉडी पूरी तरीके से डेवलप होने के बाद, मैच्योर होने के बाद 2 पार्ट में ब्रेक डाउन करती है, ठीक, तब इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, और ये दोनों के दोनों न्यू ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो जाते हैं। देखो दोनों में अंतर क्या है कि वहां यूनिसेलुलर था, ठीक है, वहां एक सेल 2 पार्ट में टूट रहा था। ये मल्टी सेलुलर है, मतलब कई सारे सेल से मिलकर बना है। मान लो कि अगर आपको समझाना हो तो यहां पर अगर मैंने 4 ईंट रख दी हैं, ठीक है, मान लो ये ऑफस्प्रिंग है, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि 4 ईंटों का बना हुआ है, समझ लो अभी, ठीक है, ये 4 ईंटों का बना हुआ है। तो जब ये 4 ईंटें 2 पार्ट में टूट जाएंगी, 4 ईंटें मतलब सारी 4 ईंटें नहीं, ये 4 ईंटों से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, तो ये 2 पार्ट में टूट जाए, मतलब 2 ईंटों का एक पार्ट, 2 ईंटों का एक पार्ट। तो इसमें देखो ईंटें क्या है, सेल्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो 4 सेल्स की बनी हुई है, तो मल्टी सेलुलर होगी ना बॉडी। अब ये 2 पार्ट पे टूट जाए इक्वल इक्वल, तो 2 सेल यहां आ गए, 2 सेल यहां आ गए, ठीक। तो मैच्योर होने के बाद अपने आप टूटा है ना, ये है फ्रेगमेंटेशन। इस पार्ट से भी न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, इस पार्ट से भी न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, और ये दोनों डेवलप होने के बाद, मैच्योर होने के बाद फिर से 2 पार्ट में टूट जाएंगे और फिर से डिवाइड हो जाएंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि वो यूनिसेलुलर था तो वहां पर सेल टूटता है, ये मल्टी सेलुलर था, 2 सेल के बीच में से डिवीजन होती है। 2 सेल का जहां लिंक है ना, जैसे ये 2 सेल है, ये दोनों आपस में टूटकर अलग हो जाते हैं, सिंपल। ये फॉर एग्जांपल होता है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक तरह की काई होती है, एल्गी होती है, ठीक है। तो स्पायरोगायरा के अंदर यही प्रोसेस होती है। इसके बाद अगर हम बात करें रीजनरेशन की, अब रीजनरेशन में भी कुछ कुछ ऐसा ही है। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें देखो आपने रीजनरेशन देखा होगा लिजार्ड के अंदर, छिपकली जो होती है, क्या करते हो कि अगर आप कुछ मारते हो लिजार्ड में तो वो अपनी पूंछ छोड़कर भाग जाती है, देखा होगा, और उसके कुछ दिन बाद उसकी पूंछ फिर से रीग्रो कर जाती है। ये जो रीग्रो करने की एबिलिटी है ना, इसी को हम बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक। हालांकि छिपकली वाले केस में ये रीजनरेशन रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। क्यों, वो समझो जरा, कि उसने पूंछ तोड़ी अपनी, और पूंछ से नई छिपकली तो नहीं बन जाती, वो तो खत्म है। वो जो छिपकली मेन पार्ट है उसी की पूंछ डेवलप हुई, तो एक छिपकली एक ही रही, एक लिजार्ड एक ही रही, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन नहीं है। पर कुछ केसेस में लाइक प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया एक वाटर के अंदर पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म होता है, उसे अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है, ध्यान रहे आप कर रहे हो, रीजनरेशन एक एक्सीडेंटल केस है। जब एक्सीडेंट हो जाए, कुछ लग जाए, चोट लग जाए, इंजरी लग जाए, उस टाइम पर जो एबिलिटी काम आ रही है वो रीजनरेशन है, ठीक है ना। तो अगर आप प्लेनेरिया को 2 पार्ट में तोड़ दो तो इससे भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, इससे भी न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो अभी कुछ कुछ ये आपको फ्रेगमेंटेशन जैसा लग रहा होगा, क्योंकि मल्टी सेलुलर बॉडी है ये भी, और 2 पार्ट में तोड़ दिया तो इससे भी न्यू बॉडी, इससे भी न्यू बॉडी। लेकिन डिफरेंस ये है कि फ्रेगमेंटेशन में ये बॉडी अपने आप टूटती है मैच्योर होने के बाद, पूरी तरीके से डेवलप होने के बाद। लेकिन इस केस में ये अपने आप नहीं टूटती है। कोई इंजरी हो जाए, जैसे आप चाकू से कट कर दो उसे, या कोई चीज उसके ऊपर गिर जाए, तब वो 2 पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए, तब वो सारे के सारे पार्ट्स न्यू ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं, न्यू प्लेनेरिया बना लेते हैं, ठीक है। तो प्लेनेरिया याद रहेगा एग्जाम्पल इसका। ऐसे ही हाइड्रा में भी सेम केस होता है इसी तरीके से, ठीक है। तो ये है आपका रीजनरेशन,
छोटा छोटा अंतर है जो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा तीनों में, बाइनरी फिजन में, फ्रेगमेंटेशन में एंड बडिंग में, सॉरी रीजनरेशन में। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। चलिए, इसके बाद जो एक और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बचता है वो है आपका स्पोर फॉर्मेशन, जिसे स्पोरेशन भी बोल देते हैं। देखो स्पोर फॉर्मेशन क्या है कि फंगस होती है, आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है, अगर खुले में आप ब्रेड रख दो कुछ दिन तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है। या आपने अचार में देखा होगा, आप अचार को काफी दिन तक अगर ना पलटें तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है ना। वो फंगस लगी कैसे? होता क्या है कि हवा में छोटे छोटे से फंगस के स्पोर्स घूम रहे होते हैं। स्पोर्स का मतलब ये मानो कि छोटे छोटे से बीज हैं, बहुत छोटे से, जो आपको नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देंगे, इतने छोटे छोटे से बीज होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम स्पोर्स। अब ये हवा में घूमते रहते हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि ये यहां पर गिर गए, जमीन पर गिर गए तो यहीं पर वो उग गया, ऐसा नहीं है। इन्हें स्पेशल कंडीशन चाहिए, इन्हें थोड़ी सी मॉइस्ट, हल्की सी नमी वाली जगह चाहिए, थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए, हल्का सा गर्म हो, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा गर्म हो, ऐसी जगह पर ये ग्रो करते हैं। ठीक है, तो फंगस जो है वो आपने ब्रेड के ऊपर देखा होगा, क्योंकि अगर ब्रेड को आप खुले में रख दो तो ब्रेड के अंदर नमी तो होती है, और आप खुले में रख दोगे तो हीट भी मिल ही जाएगी उसे, तो उस तरीके से वो ग्रो कर जाता है। सेम चीज आपको अचार में देखने को मिलती है। जब आप अचार निकालते हो उस टाइम पर हवा तो होती ही अंदर, तो उसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो वहां गिर जाते हैं। अब अगर आप उसे बार बार ना घुमाओ तो उसे लगातार कंडीशन मिल जाती है ग्रो करने की, क्योंकि हीट तो मिल ही रही है। ठीक है, और अंदर अचार में थोड़ी बहुत तो नमी होती है, एकदम सूखा तो नहीं होता ना, थोड़ी बहुत ही नमी होती है, वही उसे चाहिए, इस तरीके से वो ग्रो कर जाता है। तो ये जो तरीका है स्पोर्स बना के न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप करना, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? स्पोरेशन। ठीक है, स्पोरेशन बोल लो, स्पोर फॉर्मेशन बोल लो, दोनों का मतलब एक ही। तो इसके बाद एक और बचता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और ये होता है हमारे प्लांट्स के अंदर। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको मिलेगा, अच्छा आपको स्पायरोगायरा का एग्जांपल नहीं दिया ना। स्पायरोगायरा का एग्जांपल फंगस तो है ही, फंगस में हम बेसिक सी बात करें, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड का एग्जांपल लिया था ना, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं उसे। ठीक है, ब्रेड मोल्ड जो है वो स्पोरेशन करता है और न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप करता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो वर्ड बना है आपका वेजिटेटिव और प्रोपगेशन, दो वर्ड से। ठीक है, तो अब पहले इस वर्ड को समझने के लिए चीजें समझ लो। देखो प्लांट के दो तरीके के पार्ट होते हैं, पहला होता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा होता है सेक्सुअल पार्ट। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? जो आपकी लीफ है वो वेजिटेटिव पार्ट है, स्टेम है वो वेजिटेटिव पार्ट है, आपकी रूट है वो वेजिटेटिव पार्ट है। ठीक है, वही सेक्सुअल पार्ट है फ्लावर। ठीक, फ्लावर डेवलप होने के बाद सीड और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इन शॉर्ट एक तरीके से वो भी आपका सेक्सुअल पार्ट ही है, क्योंकि उसी से डेवलप हो रहा है। तो आपके वेजिटेटिव प्लांट के अंदर जो वेजिटेटिव पार्ट है, रूट, स्टेम, लीफ, जब इनका यूज करके प्लांट न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप कर रहा होता है। ठीक है, एक ही प्लांट कर रहा है, उसे किसी पार्टनर प्लांट की जरूरत नहीं है, तो उसे कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब है प्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव पार्ट का यूज करके ऑफस्प्रिंग बनाना, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इस चीज को हम बेसिकली तीन पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम बाय रूट, दूसरा बाय स्टेम, तीसरा बाय लीव्स। अगर हम बाय रूट्स की बात कर लें तो आपने वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल अपने घरों में देखा होगा, दैट इज पोटैटो। नहीं, पोटैटो एक रूट नहीं है, स्टेम है। ठीक है, तो उसे बाय स्टेम में पढ़ेंगे। इसी जैसा एक और है, दैट इज स्वीट पोटैटो, शकरकंद। ठीक है, स्वीट पोटैटो एक आपकी रूट है और उसे आप डेवलप कर सकते हैं, रूट को उसे काटो, ठीक है, और जगह जगह ग्रो कर दो, तो उससे न्यू प्लांट उग जाता है। ऐसे ही आप बात कर सकते हैं हम जिंजर की, जिंजर को आप काटो और अलग अलग जगह पर उगा दो, तो उससे न्यू न्यू प्लांट उग जाएंगे। ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स, जहां पर रूट्स का यूज करके हम न्यू ऑफस्प्रिंग को डेवलप करते हैं, उसे बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। इसी तरीके से बाय स्टेम की बात कर लें तो वेजिटेटिव बाय स्टेम का एग्जांपल पोटैटो है।
पोटैटो के ऊपर आपने वो बर्ड्स देखी होंगी, आई जैसा स्ट्रक्चर देखा होगा, कभी कभी आपने छोटे छोटे ऐसे आलू देखे होंगे जिस पर छोटे छोटे से प्लांट्स जैसे निकल रहे होते हैं, हरे हरे से, देखा ही होगा आपने। तो आप पोटैटो को 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके आप खेतों में उगा दो तो उससे न्यू प्लांट उग जाता है। तो रूट नहीं है वो, एक तरह की वो स्टेम है, इसलिए इसे हम स्टेम बोलते हैं। वो अंडरग्राउंड उगने के लिए डेवलप हो गई है, अडेप्ट हो गई है, असल में वो स्टेम है, ठीक है। तो पोटैटो एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम का एग्जांपल है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, जो आपको अगर थोड़ा ना समझा हो तो आपको बाद में समझ में गलत आंसर लगा सकते हो बेसिकली, कि आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम, और उसमें आपको पोटैटो, स्वीट पोटैटो, जिंजर और टर्मरिक के एग्जांपल दे दिए। अब आप बोलोगे ये सारी चीज़ें तो जमीन के अंदर उगती हैं, तो ये सारी तो रूट हो गई, ठीक है, तो इसमें तो कोई भी एग्जांपल नहीं है। मान लो चौथा एग्जांपल आपको दे दिया नन ऑफ द अबव, ठीक है, पांचवा एग्जांपल दे दिया नन ऑफ द अबव, तो आप क्या करोगे, नन ऑफ द अबव पे लगा दोगे, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो। बट क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि पोटैटो एक रूट नहीं बल्कि स्टेम है, तो पोटैटो इसका आंसर है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लीव्स की। तो एक पौधा होता है, पेड़ होता है जिसका नाम होता है बिगोनिया, ठीक है। ऐसे एक ब्रायोफाइलम होता है। होता क्या है इसकी, अगर मान लो ये लीफ है तो इसके लीफ के एंड्स पर छोटे छोटे प्लांट जैसे स्ट्रक्चर निकल आते हैं, नीचे हल्की हल्की रूट्स जैसी होती हैं और ऊपर ये प्लांट जैसी छोटी छोटी लीव्स के साथ स्ट्रक्चर होता है, प्लांट जैसा ही, ठीक है, जैसे बिल्कुल बीज से न्यू प्लांट निकलता है ना, बिल्कुल छोटा सा, उसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। फिर जब ये पौधा जो है, पत्ता जो है, ये टूटकर नीचे गिर जाएगा तो ये जमीन में मिल जाएगा, ठीक है, रूट्स को जमीन मिल जाएगी और ये न्यू प्लांट ग्रो करने लगेंगे। ये जो तरीका है इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, ठीक है। पर ये सारे तरीके नेचुरल हैं, ये सारे तरीके नेचुरल हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल फॉर्म है। आर्टिफिशियल भी होता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल के 4 तरीके हैं। पहला तरीका ग्राफ्टिंग। क्या किया जाता है कि एक स्टेम ली जाती है, ठीक है, स्टेम को थोड़ा सा काट के हल्का सा चीरा सा लगा के और उसमें एक दूसरी स्टेम ली जाती है दूसरे प्लांट की। मान लो मुझे एक रोज पर, एक ही रोज के प्लांट पर रेड फ्लावर भी लगाना है, व्हाइट फ्लावर भी लगाना है या अदर कलर के फ्लावर भी लगाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक ये अगर रेड कलर का प्लांट है तो मैं व्हाइट जिस पर उग रहे हैं, ठीक है, वहां से उसकी एक स्टेम लेके आऊंगा, ठीक है, टहनी लेके आऊंगा छोटी सी काट के, और इस वाले, ये मान लो टहनी है इस वाले प्लांट की, इस पर एक छोटा सा चीरा लगाऊंगा और इसे यहां पर लगाकर और अच्छे से मैं टाई अप कर दूंगा, ठीक है, टेप से या पिन्नी से अच्छे से बांध दूंगा ताकि इसमें इन्फेक्शन होने का खतरा ना हो। और कुछ दिन बाद ये इसके साथ जुड़ जाएगा और फिर क्योंकि इस टहनी पर व्हाइट फ्लावर लगने वाले हैं और ये पूरा का पूरा रेड फ्लावर का है, तो इस पे दोनों तरीके के फ्लावर्स लगेंगे। इस तरह के जो प्लांट होते हैं हम बोलते हैं ग्राफ्टेड प्लांट्स। तो इसमें हमने ग्राफ्टिंग की है, ठीक है, इसे कहते हैं हम ग्राफ्टिंग। तो ये हम कर रहे हैं, प्लांट अपने आप नहीं कर रहा ना, नेचुरली नहीं हो रहा, हम इंसान कर रहे हैं, इसे बोलेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पहला मेथड, दैट इज ग्राफ्टिंग। इसके बाद दूसरा तरीका होता है लेयरिंग। अब लेयरिंग में बेसिकली 2 तरीके से अपना सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो। पहली चीज उसके लिए कि लेयरिंग के लिए जो स्टेम होती है वो थोड़ी लचीली होनी चाहिए। मानो कि यहां पर एक प्लांट उगा हुआ है, ठीक है, और उस प्लांट को मैं जमीन के नीचे दबा दूं। इस प्लांट की मतलब एक टहनी को लचीली है ना, तो इसे मैंने जमीन के नीचे थोड़ा सा दबा दिया। अब इस दबे हुए पार्ट से, यहां पर आप देख लेना, इस दबे हुए पार्ट से रूट्स उगने लगेंगी और न्यू प्लांट उग जाएगा। फिर मैं ये जो स्टेम दबाई थी इसे मैं यहां से काट दूंगा तो ये एक नया प्लांट हो जाएगा जो पहला था, और ये वाला नया प्लांट हो जाएगा। तो ये जो तरीका है इसे बोलते हैं हम लेयरिंग। इसके बाद जो हमारा एक और तरीका होता है वो है टिश्यू कल्चर, ठीक है। हमारा ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, एक है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि हम किसी भी प्लांट का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, छोटे से टिश्यू ले लेते हैं और उसे लैब के अंदर
लैब के अंदर किसी भी चीज को करना उसे इन विट्रो कहते हैं, ठीक है। इस वर्ड को याद रख लो, इन विट्रो। ये वर्ड आपको लैब के अंदर के लिए एसोसिएट करना है। तो जब हम लैब के अंदर इन विट्रो ग्रोथ करते हैं टिश्यू की, इस स्ट्रक्चर को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो उस टिश्यू को हम थोड़ा सा ग्रो करेंगे लैब के अंदर, वो थोड़ा डेवलप हो जाएगा, फिर उसे अलग मीडिया के अंदर ले जाके उसके न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए उसके साथ रखेंगे, वो थोड़ा और ग्रो होगा, उससे छोटा सा प्लांट बन जाएगा। उस प्लांट को हम फिर बाहर लगा सकते हैं। ये जो तरीका है इसे बोलते हैं हम टिश्यू कल्चर। आखिरी जो तरीका जो आपने यूजुअली करके देखा होगा या काफी सुना ही होगा, कटिंग। कटिंग में क्या होता है कि हम एक स्टेम को काटते हैं, उस कटिंग को, स्टेम जो कटी हुई है उस कटिंग को लगा देते हैं कहीं और उससे कुछ दिनों बाद न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। जैसे आपने रोज के लिए मोस्ट कॉमनली वो सुना ही होगा कि रोज की अगर हम टहनी को काट कर नया उगाएं तो उससे न्यू प्लांट उग जाता है, ग्रो हो जाता है। तो ये सारे तरीके हैं जिन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। यहां तक आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पार्ट में है, पहला प्लांट के लिए और दूसरा ह्यूमन बींग्स के लिए। तो अभी सबसे पहले आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ठीक है, और चाहो तो अगर नहीं थके हो तो कंटिन्यू कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद है, फिर से रिवाइज करा देते हैं कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पार्टनर्स की, दो पेरेंट्स की जरूरत होती है एक न्यू ऑफस्प्रिंग को डेवलप करने के लिए, इसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें मेल से एक मेल गैमीट आता है, फीमेल से एक फीमेल गैमीट आता है, दोनों जुड़ जाते हैं, आपस में लिंक हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि आपने अभी समझा था थोड़ी देर पहले कि प्लांट के दो तरीके के पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और सेक्सुअल पार्ट। तो जब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वहां पर हमारा क्या मेन पार्ट आएगा, फ्लावर। अब फ्लावर बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला हो सकता है जिसमें कि एक ही सेक्स हो। देखो, सेक्स जो टर्म है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी है या इस पूरे चैप्टर में जो है, ठीक है, मैं पहले क्लियर कर दूं, सेक्स वर्ड असल में मतलब होता है जेंडर। अगर आप कभी अभी अगर आपने कोई फॉर्म फिल नहीं किया होगा तो शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन फ्यूचर में जाके आप फॉर्म फिल करेंगे कई सारे, तो वहां आपको एक कॉलम मिलेगा दैट इज सेक्स। सेक्स कॉलम का मतलब है कि आपको वहां जेंडर फिल करना है अपना, ठीक है। सेक्स का मतलब जेंडर है, मेल या फीमेल। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसे रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जहां पर एक सेक्स, मेल सेक्स मतलब कि मेल की जरूरत है, और एक फीमेल सेक्स मतलब कि फीमेल जेंडर की जरूरत है, ठीक है। तभी जाकर वो रिप्रोडक्शन होगा, और इसीलिए नाम उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक। सेक्स का मतलब वही मेल और एनिमल वाला सेक्स नहीं होता है, ठीक है। सेक्स का मतलब होता है जेंडर। इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए, टू बी क्लियर, ओके। तो आगे जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, आपके दिमाग में पहली जो चीज आनी चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सुनते ही, वो है मेल एंड फीमेल, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं। समझ में आया? ठीक। तो अब हम शुरू करते हैं। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर की, तो फ्लावर दो तरीके का होता है, एक मेल फ्लावर और दूसरा फीमेल फ्लावर। अगर ये मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं तो इन्हें बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। मतलब एक फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट है, दूसरे फ्लावर में सिर्फ फीमेल पार्ट है, तो ये दोनों फ्लावर कैसे हो गए? यूनिसेक्सुअल। यूनि मतलब वन, मतलब एक सेक्स इस फ्लावर में है, दूसरा सेक्स इस फ्लावर में है, इसीलिए इसे बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर। पर कई फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनमें एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह के फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अ फ्लावर इन विच मेल एंड फीमेल पार्ट एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, इसे बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो समझ में आ गया फ्लावर?
फॉर एग्जाम्पल अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर की एग्जाम्पल लें तो चाइना रोज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसे जब हम चैप्टर पढ़ाते हैं तो दिखाते भी हैं क्लास के अंदर, ठीक है। तो उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एग्जिस्ट करते हैं, तो ईजी हो जाता है थोड़ा। तो आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर दोनों समझ में आ गए, वेरी गुड। तो अब बात करते हैं कि जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन होता कैसे है, मतलब एक फ्लावर पूरा का पूरा न्यू प्लांट ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो ये होता कैसे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है पॉलिनेशन, दूसरा स्टेप है फर्टिलाइजेशन, तीसरा स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ सीड, चौथा स्टेप है जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है। इन पार्ट्स में एक फ्लावर एक न्यू प्लांट जनरेट करता है, पर उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है आपको समझने के लिए हमें बेसिक से चीज़ें समझनी होंगी। तो एक फ्लावर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, इसके अंदर देखिए कि आपको एक नजर आएगा मेल पार्ट। फ्लावर के मेल पार्ट को बोलते हैं हम स्टेमेन, ठीक है। स्टेमेन के अंदर मैन छुपा हुआ है, अगर आपको याद नहीं रहता तो आपको मैन याद रखना है, ठीक है। स्टेमेन है मेल पार्ट, फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट है उसे बोलते हैं हम स्टेमेन। और इस स्टेमेन में दो पार्ट होते हैं स्टेमेन के, बेसिकली ऊपर का पार्ट जो बल्ब जैसा थोड़ा क्या बोलेंगे वीट जैसा जो पार्ट है उसे बोलते हैं हम एंथर, और उसके नीचे जो लंबा सा सिलेंड्रिकल पार्ट है उसे बोल देते हैं हम फिलामेंट, ठीक है। ये आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। फिर दूसरा जो पार्ट है उसे बोलते हैं हम फीमेल पार्ट, ठीक है, और वो फीमेल पार्ट का नाम होता है पिस्टल और दूसरा नाम है उसका कार्पल, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में हम उसे पिस्टल बोलते हैं, बट अगर कार्पल आता है, क्योंकि कार्पल याद रहना चाहिए, अगर किसी ने आगे जाके बायो ली तो कार्पल वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कार्पल से रिलेटेड कई सारे वर्ड्स आते हैं उसमें। तो पिस्टल और कार्पल ये फीमेल के ही नाम है, ठीक है। तो मेल को याद रखने के लिए स्टेमेन है और दूसरा आपका पिस्टल हो गया, याद रहेगा। अब पिस्टल के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। सबसे नीचे का एक अंडाकार पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम ओवेरी, उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर चढ़ के एक बीच वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम स्टाइल, और सबसे ऊपर एक फिर जैसा थोड़ा बड़ा सा पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम स्टिग्मा, ठीक है। तो तीनों को समझ लेते हैं थोड़ा सा पहले, अगर कि इसमें जो ओवरी है, ओवरी के अंदर एक और राउंड पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर है एग। ओव्यूल के अंदर फीमेल जो गैमीट है, ठीक है, फीमेल सेक्स सेल है एग, वो इस ओव्यूल के अंदर होता है। और जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, ठीक है, स्टिग्मा इज स्टिकी, याद रहेगा। तो स्टिग्मा स्टिकी है, चिपचिपा है, और ये क्योंकि चिपचिपा है तो इसका कोई ना कोई काम होगा, इसीलिए चिपचिपा है, अदरवाइज तो कोई भी एनवायरनमेंट में कोई भी चीज बेफिजूल तो होती नहीं है, है ना। तो इसे अभी आगे समझेंगे हम कि ये स्टिकी क्यों है। इसके अलावा एक फ्लावर के अंदर कलरफुल पेटल्स होती है, इन कलरफुल पेटल्स का भी काम होता है, ठीक है। फिर ये सारे पार्ट नीचे एक पार्ट से जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं हम रिसेप्टेकल, मतलब ये आपका मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, पेटल, ये सारे के सारे जहां नीचे जुड़े हुए होते हैं उस पार्ट को बोलते हैं हम रिसेप्टेकल। इसके बाद रिसेप्टेकल के नीचे छोटी छोटी हरी हरी सी 2-3 पत्तियां होती हैं, आपने देखी होंगी, बिल्कुल छोटी छोटी सी, उन्हें बोलते हैं हम सेपल्स, ठीक है, सेपल्स। और सबसे नीचे इस पार्ट को, ये जो पार्ट जुड़ रहा होता है आपके प्लांट से, उसे बोलते हैं हम स्टॉक। समझ में आ गया? चलिए, तो अब हम पहला स्टेप पढ़ते हैं, दैट इज पॉलिनेशन। अगर हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो सबसे पहला स्टेप है आपका पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन होता क्या है? देखो, जो मेल पार्ट है, ठीक है, जो आपका मेल पार्ट है स्टेमेन, स्टेमेन का सबसे ऊपर वाला पार्ट एंथर, एंथर के अंदर होता है पोलन ग्रेन्स, ठीक है, और इस पोलन ग्रेन के अंदर ही होते हैं मेल जर्म सेल्स, ठीक है, मेल सेक्स सेल्स, जो कि जाकर
एग को फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि ये जो पोलन ग्रेन है एंथर के अंदर, वो पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर कैसे जाए। ठीक है, ट्रांसफर होना चाहिए। ये जो एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना होता है, इसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये पॉलिनेशन है बेसिकली। अब अगर पॉलिनेशन देखा जाए तो दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, दो तरीका कैसे हो सकता है? पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही प्लांट के अंदर पॉलिनेशन होता है। ठीक है, अब वो एक ही प्लांट के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर हो सकता है। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा पर, इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हो सकता है ये एक ही प्लांट है और दो फ्लावर्स हैं, तो इसके एंथर से और इसके स्टिग्मा पर ये पोलन ग्रेन चला जाए। दो अलग अलग फ्लावर हैं लेकिन इसके पोलन ग्रेन, इसका जो पोलन ग्रेन है वो इसके स्टिग्मा पर चला जाए। ये दो फ्लावर के बीच में लेकिन सेम प्लांट के बीच में जो ट्रांसफर हुआ है, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। जो ये दोनों हो गए सेल्फ पॉलिनेशन। अब जो दूसरा है दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। उसके लिए क्या होना चाहिए कि एक यहां पर फ्लावर है जो कि दूसरे प्लांट का है और एक यहां फ्लावर है, ये एक और अलग प्लांट का है। तो इस फ्लावर से एंथर, इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन और इस फ्लावर के दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पहुंच जाए, स्टिग्मा पर स्टिक कर जाए, इसे बोलेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन। तो टू टाइप्स के पॉलिनेशन हो गए, दैट इज सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ होता है विद इन सेम प्लांट, क्रॉस होता है अक्रॉस टू प्लांट्स। ठीक है, चलिए, तो इतना अगर समझ में आ गया तो अब बात करते हैं कि वो जो स्टिग्मा है वो स्टिकी क्यों है। देखो, नेचुरल सी बात है, अगर पोलन ग्रेन जाएगा स्टिग्मा पर तो भाई क्या गारंटी है कि ये स्टिग्मा पर पड़ा ही रहेगा। ठीक है, बहुत हल्का है ना, हवा से जो चीज उड़कर आ गई वो तो उड़ के फिर कहीं और भी जा सकती है। तो ये स्टिग्मा पर चिपका रहे, कहीं और ना जाए, इसलिए इसका स्टिकी होना जरूरी होता है। तो स्टिग्मा इसीलिए स्टिकी है ताकि जब पोलन ग्रेन इसके ऊपर लैंड करे तो फिर ये कहीं और ना जा पाए। समझ में आ गया? इसके बाद ये जो है, अब ये पॉलिनेशन के कई सारे, जो हमने बताया था, जो पेटल्स जो हैं, पंखुड़ियां जो हैं वो कलरफुल होती हैं। वो किस लिए होती हैं? वो देखो कई सारे रीजन होते हैं। जैसे एक रीजन है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, और अट्रैक्ट क्यों करना चाह रहे हैं? ताकि इंसेक्ट आए और ये एंथर के स्टिग्मा, जो एंथर है, एंथर के पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम कर जाए। बेसिकली सिंपल सी साइंस है। ठीक है, कि लालच दे रहा है वो। ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है, ब्यूटी बढ़ा रहा है। अपनी जो पेटल्स हैं वो फ्लावर की ब्यूटी बढ़ा रहे हैं। उसी ब्यूटी की वजह से, या जो अरोमा होता है, स्मेल होती है, जो सुगंध होती है फ्लावर की, उसकी वजह से, या नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं ना फ्लावर्स। नेक्टर मतलब वो जो शहद, जो मीठा जो शहद होता है, जो मधुमक्खियां लेती हैं, वो नेक्टर कहलाता है फ्लावर के अंदर। तो वो भी तो प्रोड्यूस करते हैं ना। तो अलग अलग लालच दिए जाते हैं फ्लावर के थ्रू, ताकि किसी ना किसी बहाने से इंसेक्ट्स वगैरह आ सके और उनका ये जो पॉलिनेशन का काम है वो उनके थ्रू करा सके। हालांकि सिर्फ इंसेक्ट के थ्रू नहीं होता, एयर के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, वाटर के अगर प्लांट है तो वाटर के थ्रू भी हो सकता है। मीन्स कई सारे हो सकते हैं। तो एक बार जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया एंथर टू स्टिग्मा और पॉलिनेशन हो गया, तो उसके बाद अब एक होगी केमिकल रिएक्शन। और अब हम बढ़ रहे हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? जब ये एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन पहुंच गया तो अब इसके अंदर एक रिएक्शन चालू होगी और ये जो पोलन ग्रेन है ये फटेगा और इसमें से एक ट्यूब निकलेगी जो कि स्टिग्मा से अंदर होती हुई अंदर तक जाएगी, ओव्यूल तक। ठीक है, स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक जाएगी और ओव्यूल में फिर एक कनेक्शन बैठ जाएगा और फिर जो पोलन ग्रेन के अंदर मेल जर्म सेल है वो जाके ओव्यूल के अंदर जो फीमेल जर्म सेल है, एग है, उसके साथ मिल जाएगा, फ्यूज कर जाएगा और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो क्या हुआ? जो पोलन ग्रेन में मेल जर्म सेल था और जो ओव्यूल के अंदर फीमेल जर्म सेल था, दोनों गए मिल,
दोनों का हो गया फ्यूजन और इस प्रोसेस को बोला हमने फर्टिलाइजेशन। आई थिंक यू अंडरस्टूड। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो अब हो गया हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। पहला स्टेप पॉलिनेशन, दूसरा स्टेप फर्टिलाइजेशन। अब एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे स्टेप की और दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सीड। ठीक है, तो अब फॉर्मेशन ऑफ सीड कैसे होगा? देखो, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब फ्लावर का वो इंसेक्ट को अटैक करने का कोई मन नहीं है। ठीक है, फालतू का काम करने का मन नहीं है, क्योंकि फ्लावर का तो काम हो गया, उसे फर्टिलाइजेशन करना था और वो हो चुका। तो अब उसे पेटल की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसे झाड़ देगा, सूख जाएंगी और वो गिर जाएंगी। उसे एंथर की जरूरत नहीं है, उसे स्टेमेन की जरूरत नहीं है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, वो सूख कर गिर जाएगा। उसे स्टिग्मा की जरूरत नहीं है, उसे स्टाइल की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो भी सूख कर गिर जाएंगे। बचेगा क्या? ओवेरी। अब ये जो ओवेरी है ये ग्रो करेगा। ठीक है, राइपन अप होगा, पकेगा। जब ये ओवरी फूलती है, पकती है, राइपन अप होती है, ये बन जाती है एक फ्रूट। क्या बन जाती है? एक फ्रूट। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आम हो गया। ठीक है, अब ये जो फ्लावर है ये डेवलप होने के बाद आम में कन्वर्ट हो गया और आम बन गया। तो जिस पार्ट को आप खा रहे हो, हम जिसे खाते हैं, वो पार्ट कौन सा होता है? ओव्यूल और ओवरी की बाउंड्री के बीच वाला पार्ट जो है वो खाने वाला पार्ट है। और जो गुठली होती है आम की, वो कौन सा पार्ट है? वो ओव्यूल वाला पार्ट है। तो ओव्यूल से वो गुठली बनी, वो सीड बना बेसिकली, और ओव्यूल के बाहर वाला पार्ट जो है वो डेवलप होने के बाद बना, क्या बना? फ्रूट, जिसे हम खा सकते हैं। फ्लैशी जो पार्ट होता है, ठीक है, जिसे हम खाते हैं, वो वाला पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए, तो यहां क्या हुआ? फ्रूट बना तो उसके साथ सीड बन गया। हमारा स्टेप नंबर 3 हो गया कंप्लीट। चौथा जो स्टेप है, आई थिंक मैंने 4 बताए थे ना, एक और स्टेप रह गया था। चौथा जो स्टेप है दैट इज डिस्पर्जन ऑफ सीड। ठीक है, अब ये जो एक बार सीड बन चुका है, इसे अलग अलग जगह फैलाना है। क्यों फैलाना है भाई? आम का पेड़ है, यहां पर आम टूटा, गिरा, यहीं उग जाएगा, न्यू प्लांट बन जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है भाई। सबसे पहली प्रॉब्लम तो आपने अपने और पास देखी होगी। जैसे अगर हम बात करें, किसकी बात करें, आपने नीम देखा होगा, है ना? आपके और पास नीम होगा। नीम जब देखा होगा तो नीम की निबोरियां गिरती हैं, वो जो नीम का फ्रूट होता है वो नीचे गिरता है, और थोड़ा बारिश का सीजन होता है तो वो जो सीड्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं, कई सारे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। पर क्या उनमें से एक भी जो प्लांट है वो पूरी तरीके से ग्रो कर पाता है? बहुत ही रेयर केस होता है जब वो ग्रो कर जाए, वरना मोस्ट ऑफ द केस में वो थोड़े से ग्रो करते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। क्या रीजन है भाई इसका? रीजन ये है क्योंकि ऑलरेडी वहां पर इतना बड़ा पेड़ लगा हुआ है और उसकी जड़ें चारों ओर फैली हुई हैं, तो वो वहां की मिट्टी से सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा ना अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये जो छोटे छोटे सीड्स गिरे हुए हैं और उनसे छोटे छोटे प्लांट बने हुए हैं, वो जब तक छोटे थे तब तक तो उनकी नीड पूरी हो रही थी, इसलिए वो थोड़े थोड़े ग्रो कर रहे थे। पर जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनकी नीड बढ़ती जाएगी, पर उतनी न्यूट्रिशन तो ये बड़ा वाला प्लांट छोड़ ही नहीं रहा, बड़ा वाला पेड़ छोड़ ही नहीं रहा। तो धीरे धीरे उनके बॉडी के अंदर, उन प्लांट के अंदर कमी होने लगेगी न्यूट्रिशन की, और वो धीरे धीरे मरने लगेंगे। चलो, ये तो हमारे और पास का एरिया हो गया। मान लो जंगल की बात कर रहे हैं। अब जंगल में 2-4 पेड़ उग गए, तो भाई ओवर क्राउडेडनेस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वहीं इतने बड़े एरिया में एक पेड़ उग रहा था, अब अगले सीजन में वहां 10-12 पेड़ उग गए, तो उस छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा पेड़ हो गए। अब कमी सबको होगी, न्यूट्रिशन तो उतना ही है ना, और पेड़ इंसान तो है नहीं, जानवर तो है नहीं कि भाई उठ के यहां से वहां चल देंगे, नहीं है ना, ये यहीं पर रहेंगे। और जमीन उतनी ही है, रिसोर्सेज उतनी ही है। पहले उतने रिसोर्स में अकेला पेड़ जी रहा था, अब ये 7-8 पेड़ जी रहे हैं, तो इंपैक्ट तो पड़ेगा, ओवर क्राउडेडनेस होगी, और इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब कोई हमारा थोड़ा सा इफेक्ट हो जाएगा, हम थोड़े से बेनिफिट में आ जाएंगे हल्के फुल्के, पर उससे उस प्लांट का तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि फिर धीरे धीरे वो दोनों ही मर जाएंगे, कोई लास्ट में एक ही जिंदा रहेगा। तो बात तो वही हुई। तो फिर क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है? क्या इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे किया जाए? तो प्लांट ने सोचा, प्लांट
आप इस पूरे चैप्टर को समझो तो आप देखोगे कि प्लांट बहुत होशियार है। मतलब जितना हम समझते हैं ना अपने आप को होशियार, देखा जाए तो उतना ही होशियार है कि वो हमसे अपना सारा काम करवा लेता है और हमें लगता है कि यार ये तो कितना परोपकारी है ना, मतलब इससे कुछ भी करवा लो ये फ्री में करता है, जबकि हमें ये आइडिया ही नहीं होता कि असल में वो अपना काम करवा रहा है, ठीक है, और हमें ऐसा लग रहा है कि ये फ्री में हमें दे रहा है। जैसे अब इसी बात की बात कर लें कि सीड को जब एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, उसी जगह पे तो सीड ग्रो करेंगे नहीं, करेंगे तो फिर वही ओवर क्राउडेडनेस हो जाएगी और फिर एट लास्ट वही केस आ जाएगा कि धीरे धीरे वो सब मर जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाए भाई? तो प्लांट ने सोचा कि जानवरों को, ठीक है, हम भी उनके लिए जानवर ही हैं, तो जानवरों को लालच दिया जाए। जैसे कि पहले लालच किसे दिया था? इंसेक्ट्स वगैरह को, ताकि आओ पॉलिनेशन करो हमारा, ठीक है। इसलिए कलर्ड पेटल्स उग रही थी, या अरोमा आ रहा था, खुशबू आ रही थी, या फिर वो नेक्टर उगा रहे थे, वो लालच ही था ना। इसी तरीके से अब एनिमल्स को दोबारा लालच दिया जाता है ताकि सीड को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके, और वो लालच होता है फ्रूट्स का, ठीक है। आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी कि बनना है तो परोपकारी इस तरीके से बनो जैसे कि फ्रूट से लदा हुआ एक पेड़ होता है, वो अपने लिए खुद कुछ नहीं करता बल्कि फ्रूट लेके पूरे टाइम झुका रहता है और वो तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इतना परोपकारी होना चाहिए। पर क्या वाकई जो पेड़ है, जो फ्रूट से लदा हुआ है, वो इतना परोपकारी है, सेल्फलेस है कि उसे खुद कुछ नहीं चाहिए, वो तुम्हारे लिए कर रहा है? नहीं, ये उसकी ट्रिक है, और देखा जाए अच्छी ट्रिक है, बहुत क्यूट ट्रिक है कि वो फ्रूट डेवलप करता है अपने सीड के ऊपर पास, वो फ्रूट डेवलप करता है ताकि एनिमल्स उस फ्रूट को खाएं। अब देखो कोई भी एनिमल हो, बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि फ्रूट को वहीं बैठकर खाए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या करते हैं, फूड को तोड़कर जहां पर भी उनका घर होता है वहां लेकर जाते हैं। चाहे वो अपना कोई जमीन के अंदर रहने वाला तो वो अपने बिल के अंदर लेके जाएगा, या किसी पेड़ पर रहने वाला है तो उस पेड़ पर जाके ले जाएगा, अपने फैमिली वगैरह को खिलाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि वो फ्रूट्स जो हैं ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं। अब वो अपने घर पर ले जाकर या कहीं और ले जाकर फ्रूट्स को खाएंगे, ठीक है, और खाने के बाद उस फ्रूट की गुठली को, उस बीज को वहीं फेंक देंगे, अगर वो ऐसा कर पाए तो। कई बार क्या होता है, गुठलियां या बीज वो छोटे छोटे होते हैं तो उसे भी खा लेते हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, उसकी कोटिंग इतनी हार्ड होती है। जैसे आपने अमरूद वाला केस ले लो, ठीक है, क्योंकि हम अमरूद को अच्छी तरीके से चबा लेते हैं तो वो एक अलग बात होती है, अदरवाइज अमरूद के बीज डाइजेस्ट नहीं हो पाते, ठीक है। वो इसीलिए बीज डाइजेस्ट नहीं होते ताकि मेन काम उसका फ्रूट खिलाने का यही रीजन था प्लांट का, ताकि वो सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर पाए। तो जब वो एनिमल्स ऐसे इस तरीके के सीड्स को खा लेते हैं या फ्रूट को भी कहीं दूसरी जगह खा रहे हैं तो वो ट्रांसफर हो गया ना, सीड एक जगह से दूसरी जगह चले गई, और जो पेट में चले गए वो भी तो बाहर अनडाइजेस्टेड फूड के साथ बाहर ही निकलेगा ना, और जहां पर निकलेगा वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने के बाद मिट्टी में मिल जाएगा और सीड्स उसके एज इट इज रहेंगे। तो सीड फिर वो मिट्टी में मिलने के बाद ग्रो कर जाएंगे। तो हुआ क्या, उसने दिया लालच एनिमल्स को फ्रूट का, और फ्रूट के लालच में हमने सीड को डिस्पर्स कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह फैला दिया। और फायदा किसका हुआ? दोनों का ही हुआ ना, हमें फ्रूट मिल गए, उन्हें सीड मिल गया। पर चालाकी है, और बहुत क्यूट सी चालाकी है। तो इसके बाद ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कंप्लीट। अब बात करें हम फिफ्थ स्टेप की, दैट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो इस जर्मिनेशन ऑफ सीड में होता क्या है? जर्मिनेशन स्पीड ऑफ सीड का मतलब है कि जो सीड हमने लिया उसे आप जमीन में ग्रो कर दो, दबा दो, वाटरिंग करो और उससे न्यू प्लांट उगाओ। पर उससे पहले हम सीड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, सीड जो होता है वो असल में दो पार्ट का मिलकर बना हुआ होता है। आपने मूंगफली देखी होगी, ठीक है। मूंगफली को आप जब खाते हो, तोड़ते हो, उसके ऊपर रेड सी वो लेयर होती है। वो जो रेड लेयर है, वो रेड लेयर होती है असल में सीड कोट, ठीक है। वो जो रेड लेयर है वो है सीड कोट। उसके अंदर
फिर जो पार्ट निकलता है वाइट वाला मूंगफली के अंदर, उसे अगर आप 2 पार्ट में तोड़ो, कई बार तोड़ते हो आप, ठीक है, जो 2 पार्ट बड़े बड़े जो राउंड वाले पार्ट हैं उन्हें कहते हैं हम कॉटिलेडन। क्या कहते हैं? कॉटिलेडन, ठीक है। और आपने उसके बीच में एक देखा होगा, एक एंड पर तिकोना सा एक उठा हुआ सा पार्ट होता है, वो होता है फ्यूचर प्लांट, ठीक है। जब आप सीड को ग्रो करते हो, नीचे दबाते हो, जर्मिनेट करते हो, तो वो जो बीच में छोटा सा पार्ट है ना, उससे न्यू प्लांट उगता है। अब वो जो फ्यूचर प्लांट है वो इतना सा, और उसके बाहर वो जो इतनी बड़ी गोल सी राउंड सी चीज है कॉटिलेडन, वो इतनी बड़ी क्यों? उसका रीजन है कि कॉटिलेडन असल में उस फ्यूचर प्लांट के लिए फूड है, फूड रिजर्व करके रखता है, ठीक है। तो कॉटिलेडन इज ए फूड रिजर्व फॉर द फ्यूचर प्लांट, ठीक है, समझ में आया? जो सीड के अंदर फ्यूचर प्लांट है उसके फूड के तौर पर वो कॉटिलेडन रहता है, जब तक वो जर्मिनेट होके अपनी पत्तियां बाहर ना निकाल ले और खुद फोटोसिंथेसिस ना करने लग जाए, तब तक के लिए उसका फूड होता है उसके अंदर स्टोर्ड। किसके अंदर? कॉटिलेडन के अंदर, ठीक है। 2 टर्म होते हैं, एक होता है कॉटिलेडन और एक होता है कॉटिलेडन 2 टर्म्स से आते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट, कई ऐसे सीड होते हैं जिसमें कॉटिलेडन एक ही होता है, कई ऐसे सीड होते हैं जिसमें कॉटिलेडन 2 होते हैं, जैसे मूंगफली हो गया, चना हो गया, उसमें तो कॉटिलेडन 2 है ना, 2 पार्ट में टूट जाते हैं। वहीं आपने देखा होगा कि राइस हो गया, राइस में तो एक ही बीज होता है ना पूरा, वो आपका मोनोकॉट हो गया, ठीक है। अब ये जो फ्यूचर प्लांट है इस कॉटिलेडन के बीच में फंसा हुआ, इसके भी 2 पार्ट हैं, मतलब असल में तो पूरी एक जॉइंट बॉडी है, लेकिन ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला जो पार्ट होता है वो कहलाता है हमारा, जो जैसे मूंगफली है तो ये जो बाहर नुकीला सा पार्ट निकला होता है ना राउंड मूंगफली में, ठीक है, नुकीला सा पार्ट निकला होता है, ये होता है रूट वाला पार्ट, और इस रूट वाले पार्ट को बोलते हैं रेडिकल। उस फ्यूचर प्लांट का वो जो बाहर निकला हुआ वाला पार्ट होता है वो होता है रूट पार्ट, रेडिकल, उससे रूट्स निकलने वाली हैं। और जो थोड़ा सा अंदर दबा हुआ पार्ट होता है कॉटिलेडन्स के बीच में, वो होता है शूट पार्ट, शूट मतलब स्टेम वाला पार्ट, ठीक है, और उसे बोलते हैं हम प्ल्यूमूल। क्या बोलते हैं? प्ल्यूमूल। समझ में आया? कई बार ये जो डायग्राम है इसमें लेबलिंग करने के लिए आ जाता है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। अंडरस्टूड? तो अब इस सीड को हम करेंगे जर्मिनेट, 5th स्टेप जर्मिनेशन, मतलब इसे जमीन में दबाएंगे, वाटरिंग करेंगे, इरिगेशन करेंगे, थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे सब, और इसके बाद ये प्लांट ग्रो हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में अंकुरण कहते हैं। जैसे आप चने को थोड़ा सा भिगो के रख दो तो उससे वो स्प्राउट्स निकलने लगती है ना, वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड। और फाइनली वो डेवलप होने के बाद न्यू प्लांट बन जाता है। ये है पूरी प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स बेसिकली, ठीक है। आपका ये 2nd पार्ट चैप्टर का हो गया कंप्लीट। पहला पार्ट वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर का 3रा पार्ट अब शुरू होता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, और थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और आई थिंक आप में से बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इसी से रिलेटेड ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, है ना, कुछ क्यूरियस रहते हैं, कुछ कंफ्यूज रहते हैं। तो शुरू करते हैं, लेकिन पहले बोल दूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जहां पर 2 सेक्सेस मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ जुड़कर, एक दूसरे के साथ मिलकर न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, ठीक है, जहां पर 2 पार्टनर की जरूरत है, उसे बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं है जो हम अपनी डेली लाइफ में सेक्स वर्ड यूज करते हैं, दैट इज नॉट इट, ठीक है। समझ में आया? चलिए, तो अभी बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, लेकिन उससे पहले आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, या रेस्ट लेना है तो रेस्ट ले लीजिए। लेकिन वीडियो अब टाइम आ चुका है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है, पढ़ाना समझ में आ रहा हो, या कुछ आपको कमेंट्स करने हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं नीचे, आपको कुछ सजेशन देनी हो सजेशन दे सकते हैं। धीरे धीरे अपना ये स्टूडियो हम डेवलप करेंगे, जैसे जैसे थोड़ा डेवलपमेंट होता जाएगा, ट्राई करेंगे कि हम थोड़ा सा चीज़ों को एनहेंस कर सकें। पर तब तक के लिए मोटिवेशन देने के लिए वीडियो को लाइक करो यार, अगर पसंद आ रही है तो, ठीक है।
कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर पसंद आ रही हो वीडियो तो लाइक करो और अपने क्लासमेट्स को, अपने स्कूल के अदर ग्रुप्स को, ज़रूरी नहीं है आप ही के क्लासमेट्स हों, दूसरे जो स्कूल्स के हों आपके नोन में, उन्हें शेयर करो। अपने स्कूल में अदर क्लासेस के जो बच्चे हैं उन्हें भी शेयर करो, ताकि थोड़ा सा उनके पास भी नॉलेज आ जाए। और इसके ऊपर हम अदर क्लासेस की भी वीडियोस डालेंगे, 10th क्लास की तो डालेंगे ही, पर अदर क्लासेस की भी डालेंगे, तो थोड़ा सा उन्हें भी शेयर कर देना, ठीक है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। तो हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, अभी याद नहीं रहता तो कर लेना। और आपकी ड्यूटी है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर इसे शेयर और सब्सक्राइब करवाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब शुरू करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि इतना समझ में आ गया ना, दो चाहिए हमें, मेल एंड फीमेल। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स में सबसे पहली चीज आती है रिप्रोडक्शन के लिए, दैट इज मैच्योरिटी। भाई छोटे बच्चे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते ना, उसके लिए पहले ह्यूमन बीइंग को सेक्सुअली मैच्योर होना पड़ता है। ये जो मैच्योरेशन आना होता है इसे हम बोलते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। इसके लिए साइंटिफिक टर्म है, दैट इज प्यूबर्टी। 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा प्यूबर्टी, जिसे नॉर्मली हम बोल देते हैं टीनेज, ठीक है। टीनेज बना हुआ है टीन एज, मतलब 3 एज से, ठीक है। ये आपकी एज चलती है 11, 12, 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18 और 19 के बीच में, ठीक है। ये होती है टीनेज। अब बेसिक सी चीजें देखी जाए तो टीनेज में इंसान डेवलप होने लगता है, सेक्सुअली डेवलप होने लगता है। मतलब इससे पहले हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है सेक्सेस के बारे में। सेक्सेस मतलब मेल और फीमेल के गैप के बारे में हमें इतना कुछ पता नहीं होता, इतना आइडिया नहीं होता। जैसे अब छोटे बच्चे होते हैं तो सारे छोटे बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की, एक साथ खेल रहे होते हैं। फिर जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आने लगती है, अपने आप एक अंदर से फीलिंग आने लगती है कि नहीं, लड़कियों के साथ नहीं खेलना, या लड़कियों को लगता है लड़कों के साथ नहीं खेलना। रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो शाइनेस हो सकती है, या वो थोड़ा सा डर हो सकता है, या वो मम्मी पापा के कहने पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेसिक सा मतलब जब आप डेवलप होने लगते हो, सेक्सुअली धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हो, ठीक है, आपकी प्यूबर्टी आने लगती है, उस टाइम पर आप खुद ही धीरे धीरे इस बात को समझने लगते हो कि हाँ, मेल और फीमेल में थोड़ा सा अंतर है। उससे पहले तो बॉडी भी सेम ही नजर आती है ना लगभग, ठीक है। अगर हम प्राइवेट पार्ट्स को छोड़ दें तो उसके बाद तो बॉडी भी सेम ही होती है लगभग। 10, 9 की एज में मेल और फीमेल की बॉडी भी लगभग सेम ही दिखाई देती है। लेकिन ये जो प्यूबर्टी शुरू होती है, प्यूबर्टी शुरू होते ही बॉडी में होने लग जाते हैं चेंजेस। सबसे पहले अगर हम बात करें मेल चेंजेस के बारे में, तो मेल के अंदर देखो सबसे पहली जो चीज है वो है बेयर्ड आना, ठीक है। बेयर्ड और मॉस्टेच आना, दाढ़ी आने लगती है, मूछें आने लगती हैं, ये विजिबल चेंजेस हैं, ठीक है। इसके अलावा मैच्योरिटी जैसे जैसे होने लगती है, ये एडम्स एप्पल ग्रो होने लगता है, ठीक है। मेल के अंदर ये बाहर से निकला हुआ पार्ट साफ साफ दिखाई देने लगता है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये जो बाहर निकला हुआ है इसे हम बोलते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है। ये बाहर निकलने लगता है। इसके अलावा हेयर्स डेवलप होने लगते हैं आर्मपिट के अंदर, आपके जेनाइटल एरिया। जेनाइटल एरिया का मतलब हो गया कि प्राइवेट एरिया जो है आपका, ठीक है। प्राइवेट पार्ट का जो एरिया होता है उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोलते हैं जेनाइटल एरिया, ठीक है। जेनाइटल टर्म का मतलब वो प्राइवेट पार्ट है। तो जेनाइटल एरिया के अंदर ऊपर हेयर्स डेवलप होने लगते हैं, आर्मपिट के अंदर हेयर्स डेवलप होने लगते हैं, चेस्ट के ऊपर डेवलप होने लगते हैं। इसके बाद जो चेस्ट है बॉयज की वो थोड़ी ब्रॉडन अप होने लगती है, शोल्डर्स थोड़े से चौड़े हो जाते हैं। ये चेंजेस हैं जो प्यूबर्टी के अंदर बॉयज के अंदर आते हैं। और साथ ही साथ जो वॉइस है, क्योंकि ये जो वोकल कॉर्ड है, ये जो एडल्ट सेपल है, ये बाहर निकलने लग जाता है, तो इसमें डेवलपमेंट हो रही है और इस वजह से जो आवाज है बॉयज की वो क्रैक डाउन होने लगती है, थोड़ी फटने लगती है। आप बॉयज की और गर्ल्स की आवाज में वही है ना, बॉयज गर्ल्स की आवाज वो पतली सी, थोड़ी सी स्वीट सी लगती है, बॉयज की आवाज वो हैवानों वाली लगती है ना। तो जो ठीक है, मैं नहीं हूं, ठीक, आप अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी, पर बस एक डिफरेंस समझा रहा हूं कि फीमेल और मेल की जो वॉइस है उसमें चेंजेस तो आते हैं ना, नजर आ जाती है।
वहीं अगर आप फीमेल की देखें, फीमेल के चेंजेस के बारे में बात करें, तो सबसे जो पहला जो चेंज नजर आता है दैट इज कि उनका मेंस्ट्रुएशन शुरू होने लग जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। पर मेंस्ट्रुएशन, वो जो पीरियड्स नॉर्मली हम जिन्हें बोलते हैं, वो पीरियड शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो है कि लड़कियों की आवाज थोड़ी और पतली हो जाती है, हल्की सी श्रिलनेस उसमें बढ़ जाती है। तीसरी चीज जो ब्रेस्ट है, ठीक है, वो डेवलप होने लग जाती हैं। और ब्रेस्ट का मतलब है उसके अंदर मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, मेमरी ग्लैंड होते हैं जिनके अंदर मिल्क प्रोड्यूस होता है। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स को हम मेमरी ग्लैंड्स बोलते हैं और वो डेवलप होने लग जाते हैं। इसी के साथ साथ जो फीमेल का हिप वाला एरिया है, हिप पर भी फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है, ज़्यादा जमा होने लग जाता है और इसकी वजह से जो हिप्स हैं वो ज़्यादा राउंडेड हो जाते हैं। इसके अलावा हेयर्स डेवलप होने लग जाते हैं आर्मपिट में और जेनिटल एरिया में। ये सारे वो चेंजेस हैं जो कि फीमेल बॉडी के अंदर होने लगते हैं और ये सारे चेंजेस मेल और फीमेल के अंदर डिनोट करते हैं कि आप सेक्सुअली मैच्योर होने लगे हो। फाइनली आपकी 18 के पास, जो कि हमारी लीगल एज है, 18 पर आप पूरी तरीके से लीगली डेवलप हो जाते हो, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हो। ठीक है, तो जब सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हो दैट मीन्स आप रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो। इसका मतलब ये नहीं कि रिप्रोडक्शन ही कर लेना है। ठीक है, रिप्रोडक्शन करने का तैयार हो जाते हो, इसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन शादी कर लेता है इस एज में तो वो बेबी प्रोड्यूस करने लायक है। हम बीमारियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा, वो हम बाद में देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसी के बाद आएगा। तो अब फिलहाल हम रिप्रोडक्शन पर थोड़ा सा आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे। चलिए, तो सबसे पहले आप देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहां पर आ रहा होगा। अब इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर मैं थोड़ा अलग हट जाता हूं। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप अगर देखेंगे तो सबसे पहली जो चीज है, आपको नॉर्मली पता है कि जो मेन ग्लैंड होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो है टेस्टिस। जी हाँ, टेस्टिस होता है, पीनस नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे जो पहली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है टेस्टिस। मेल मेन ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? टेस्टिस। अब टेस्टिस का काम क्या है? देखो, टेस्टिस दो होते हैं, मतलब एक पेयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं टेस्टिस, और इनका बेसिक से दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन जो मेन फंक्शन है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, वो है कि ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और स्पर्म है मेल सेक्स सेल्स जो कि फीमेल सेक्स सेल के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन करेंगे। यहां पर भी फर्टिलाइजेशन होता है और फिर बनता है आपका जाइगोट, जिससे डेवलप होने के बाद बेबी बनता है। तो वो जो मेल सेक्स सेल चाहिए वो कहां बन रहा है? आपका टेस्टिस के अंदर। ठीक है, तो टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स। दूसरा काम है हार्मोन को प्रोड्यूस करना, मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करना। अब ये मेल हार्मोन, इसे कहते हैं हम टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। इसे एंड्रोजन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन इसका नाम है और यही हार्मोन है जो आपकी बॉडी को सेक्सुअली, मेल की बॉडी को सेक्सुअली मैच्योर करता है। ठीक है, मतलब ये जो फेशियल हेयर्स हैं, ये जो पूरे चेंजेस आते हैं मेल के अंदर, वो सारे किस वजह से आ रहे हैं? इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। समझ में आ गया? तो टेस्टिस के दो मेन फंक्शन हो गए। पहला प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, दूसरा प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो इसके बाद आप देखोगे कि टेस्टिस जो है वो बॉडी से बाहर होता है। ठीक है ना, मतलब अंदर नहीं होता। जैसे फीमेल के अंदर जो पार्ट्स पढ़ोगे वो आप एब्डोमेन के अंदर पढ़ोगे, वो एब्डोमेन के अंदर होता है। कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट बाहर से आपको विजिबल नहीं होता। लेकिन बॉयज के अंदर, मेल के अंदर
ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये जो टेस्टिस पार्ट है ये आपको बॉडी से बाहर विजिबल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक स्क्रोटम नाम की थैली में होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक मतलब कि कुछ थैली जैसा पार्ट, उसे हम सैक बोल देते हैं। तो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में होता है, उसे बोलते हैं हम स्क्रोटम। और स्क्रोटम इसलिए जरूरी है, मतलब कि टेस्टिस का बॉडी से बाहर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो टेस्टिस हैं उसके प्रोडक्शन में बॉडी से 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के पास होता है ना, पर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए लगभग 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। अब अगर वो बॉडी के अंदर होते तो 37 डिग्री सेल्सियस होता टेम्परेचर, इसलिए टेस्टिस को आउट ऑफ द बॉडी प्लेस किया गया, आउट ऑफ द एब्डोमेन प्लेस किया गया है, ताकि टेम्परेचर थोड़ा लोअर डाउन हो सके और स्पर्म इजीली प्रोड्यूस हो सके। अंडरस्टूड? तो ये रीजन है स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस के प्रेजेंट होने का। तो रीजन समझ में आ गया, फॉर द लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर बाय 2 डिग्री सो दैट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कैन बी टेकन, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं हम, अगला पार्ट जो आता है वो है वास डिफरेंस, ठीक है। उससे पहले एक और पार्ट आता है एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस आपकी बुक्स में आई थिंक नहीं लिखा, पर एक टेस्टिस के ऊपर आप थोड़ा सा कॉइलिंग पार्ट देख सकते हो। वो कॉइलिंग वाला जो पार्ट है वो कहलाता है एपिडिडिमिस। और ये एपिडिडिमिस एक्चुअली स्टोर करता है, ठीक है, स्पर्म को स्टोर करके रखता है। टेस्टिस प्रोड्यूस कर रहा है स्पर्म और वो स्टोर हो रहा है एपिडिडिमिस के अंदर, और ये हाईली कॉइल्ड होता है, कॉइलिंग होती है इसकी, ठीक है, काफी उलझी हुई सी कॉइलिंग होती है। इसके बाद वाला पार्ट होता है वास डिफरेंस, ठीक है। ये वास डिफरेंस आपको आपके स्पर्म को लेकर जाता है आगे तक, जहां पर मिलते हैं हमें एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है, जिसमें है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये दोनों कुछ लिक्विड रिलीज करते हैं स्पर्म के साथ। वहां तक जैसे स्पर्म पहुंचता है ये दोनों ग्लैंड्स भी अपना लिक्विड रिलीज कर देते हैं। अब ये जो 2 लिक्विड रिलीज कर रहे हैं इनका काम होता है 2 तरीके का। एक तो ये लिक्विड जो है ये न्यूट्रिटिव वैल्यू के साथ आते हैं, मतलब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। स्पर्म भाई जिंदा है ना, इसकी लाइफ 1 दिन की होती है, स्पर्म की लाइफ 1 दिन की होती है, और क्योंकि ये जिंदा है तो इसे जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन मिलता है इन्हीं एसोसिएटेड ग्लैंड के फ्लूइड से, जो फ्लूइड सिक्रीशन इन्होंने रिलीज किया है उसी के साथ मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका एक और काम है कि ये स्पर्म के मूवमेंट को, ठीक है, इजी कर देता है। गीला हो जाता है ना वो पूरा पार्ट, स्लिपरी हो जाता है, ठीक है, तो जो स्पर्म है वो इजीली ट्रेवल कर सकते हैं थ्रू आउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इस तरीके से जो स्पर्म है वो इजीली आगे जा सकता है। अब ये जो स्पर्म और ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, इन दोनों से निकलने वाला जो फ्लूइड है, ये दोनों जब मिल जाते हैं, ये न्यूट्रिटिव फ्लूइड प्लस में ये जो स्पर्म मिल जाते हैं, अब इसे बोलते हैं हम सीमेन, ठीक है। इस कलेक्शन को हम बोलते हैं सीमेन। तो यहां से आगे अब क्या जा रहा होता है, सीमेन। देखो वास डिफरेंस में मूव कर रहा होता है, क्या मूव कर रहा होता है, स्पर्म। वास डिफरेंस में मूव कर रहा होता है स्पर्म, लेकिन इससे आगे मूव करता है सीमेन, क्योंकि अब उसके साथ फ्लूइड भी मिक्स हो गया। और फिर इससे आगे का पार्ट आ जाता है यूरेथ्रा, जो कि कॉमन पार्ट है, कॉमन पैसेज है फॉर द यूरिन, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से भी कनेक्टेड है, और दूसरा स्पर्म के मतलब सीमेन के ट्रांसफर के लिए। अब एक बार जब सीमेन पहुंच जाता है यूरेथ्रा तक, ठीक है, तो उसके बाद वो कहां जाएगा, फीमेल बॉडी में, पर अपने आप तो नहीं जाएगा ना। तो इसीलिए होता है पीनिस, जो पेनिस होता है, पीनिस होता है, वो पीनिस एक मस्कुलर पार्ट है, और ये इसलिए है ताकि ये फीमेल बॉडी के अंदर इस सीमेन को ट्रांसफर कर सके, ठीक है। तो इसका काम है फीमेल बॉडी के अंदर, टू बी प्रिसाइजली से वेजाइना के अंदर, ये जो पेनिस है ये इंसेमिनेशन कर देता है। इंसेमिनेशन का मतलब है जो सीमेन है उसे फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है। इंसेमिनेशन मतलब सीमेन का
फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कहलाता है इंसेमिनेशन। और इसे कौन कर रहा है, किसकी हेल्प से करते हैं, पीनिस की हेल्प से करते हैं। ठीक है, ये था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर या पूरा का पूरा बॉडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल। अब हम पढ़ते हैं एक बार फीमेल की ओर। तो अगर आप देखो तो थिंक लुक इधर से ही आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो ऊपर से देखते हैं, सबसे पहली जो चीज है दैट इज ओवरी। ठीक है, 2 ओवरी प्रेजेंट है और ओवरी का काम होता है सेम टेस्टिस जैसा, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं है, एग प्रोडक्शन है। ठीक है, टेस्टिस प्रोड्यूस कर रहा है मेल जर्म सेल, तो ओवरी प्रोड्यूस कर रहा है फीमेल जर्म सेल दैट इज एग। तो पहला तो काम है टेस्टिस का कि ये एग प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद जो दूसरा काम होता है वो है हार्मोन प्रोड्यूस करने का। जी हाँ, यहां पर 2 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। पहला जो मेन हार्मोन है उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। फीमेल जो मेन हार्मोन है जो कि फीमेल के उस सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, मैच्योरिटी को डिनोट कर रहा होता है, उसे कंट्रोल कर रहा होता है, वो होता है एस्ट्रोजन। इसके अलावा एक और होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रेगनेंसी में हेल्प करवाता है। वो प्रेगनेंसी के टाइम का आता है। अगर आपने बायो ली 12th में तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 हार्मोन से प्रोड्यूस कर रहा होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये काम है ओवरी का। अब क्योंकि ये एक पेयर में है तो ये 1 बाय 1 प्रोड्यूस करते हैं। मतलब एक मंथ एक जो एग रिलीज होता है ओवरी से, एग के रिलीज करने को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ओवरी से जो एग निकला इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब ये जो ओव्यूलेशन हुआ, एग रिलीज हुआ, ये 1 मंथ बाय 1 मंथ अलग अलग ओवरीज करती हैं। मतलब पहले मंथ एक ये वाली ओवरी करेगी, दूसरे मंथ दूसरी वाली ओवरी करेगी, तीसरे मंथ पहली वाली ओवरी करेगी, चौथे मंथ दूसरी वाली ओवरी करेगी, इस तरीके से। तो ओव्यूलेशन साइमल्टेनियसली, ऑल्टरनेटिवली होती है। इसके बाद अगला पार्ट आ जाता है जो कि होता है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब वो साइट है जहां पर एग ओव्यूलेशन के बाद रहता है। ठीक है, और इंतजार कर रहा होता है कि स्पर्म आए और इसे फर्टिलाइज करे। तो एग इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर फंक्शन पूछा जाए, सॉरी एग बोल दिया मैंने, आई एम सॉरी, फैलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट भी बोलते हैं हम। ठीक है, ओवी मतलब, ओवी जो टर्म है वो एग है, एग से रिलेटेड होता है। सो जो ओविडक्ट है या फैलोपियन ट्यूब है इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। ठीक है, यहां पर एग का फर्टिलाइजेशन होता है बेसिकली। अंडरस्टूड। अब होगा क्या कि एग यहां पर रहेगा ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में, और जो स्पर्म है वो इंसेमिनेशन के थ्रू वेजाइना तक आ चुका है। अब ये स्पर्म वेजाइना से होते हुए अंदर की ओर ट्रेवल करेंगे। स्पर्म, ये जो सीमेन है, सीमेन में मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं एक बार के इजैक्यूलेशन में। फिर वेजाइना से ऊपर निकलते ही पहला जो एंट्री पार्ट आता है उसे बोलते हैं हम सर्विक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, सर्विक्स। अब ये जो सर्विक्स है ये ओपनिंग है, गेट है, जो कि जिससे कि स्पर्म अंदर ट्रेवल करेंगे। इसके बाद ये सर्विक्स ओपन होता है एक पूरे पार्ट में, बड़े पार्ट में, जो कि पियर जैसा नजर आता है, अनासपाती जैसा नजर आता है, इन्वर्टेड उल्टे अनासपाती जैसा पार्ट नजर आता है। इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो अब ये जो पार्ट है यहां पर जाकर स्पर्म आगे तक जाएगा, कहां तक, फैलोपियन ट्यूब तक। क्यों, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में क्या वेट कर रहा है, एग वेट कर रहा है। अब वहां एग तक जाने के बाद एग के अंदर स्पर्म जुड़ जाएगा, फर्टिलाइज कर देगा उसे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जैसे ही एक स्पर्म इस एक एग को फर्टिलाइज करेगा, इसके ऊपर हार्ड कोट आ जाएगा, मतलब ये हार्ड हो जाएगी इसकी लेयर, ताकि जो दूसरा कोई स्पर्म है वो अंदर ना घुस पाए। ठीक है, और इस तरीके से एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो पूरी हो जाती है। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, अब ये जो एग है
जो कि अब बन चुका है जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट बन जाता है, ठीक है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ओ सॉरी जाइगोट, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है ये आएगा आपके कहां तक, गर्भ तक, ठीक है। ये जो इन्वर्टेड पार्ट है इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, गर्भ, ठीक है। क्या बोलते हैं, गर्भ, जिसमें बेबी डेवलप होता है, यहीं पर प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जाइगोट जैसे ही पहुंचा, ठीक है, तो ये यूटेरस की वॉल के अंदर क्या करेगा, जुड़ने लगेगा। ये जाइगोट यूटेरस की वॉल के अंदर गर्भ की जो दीवार है उससे जुड़ने लगेगा। जैसे ही यूटेराइन वॉल के साथ जुड़ने लगेगा प्रेगनेंसी होने लगेगी, ठीक है। प्रेगनेंसी हम बेसिकली क्या किसे कहते हैं, जब जाइगोट एक ट्यूब जनरेट कर लेता है, जुड़ जाता है यूटेरस की वॉल के साथ, इसे बोलते हैं हम प्रेगनेंसी। अब ये जुड़ने लगेगा, जुड़ने के बाद धीरे धीरे इसके सेल्स डिवाइड करेंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से डेवलप करने के बाद ये धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा और फिर बनेगा एम्ब्रियो। क्या बनेगा, एम्ब्रियो। देखो पहले अलग अलग सेल्स हैं, मेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल, ये दोनों फर्टिलाइज हुए, बन गया जाइगोट। जाइगोट की सेल डिवीजन होगी, वो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 होंगे। उसके बाद वो डेवलप होने के बाद बन जाएगा एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो कब कहलाता है, जब ये थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाए कि ये हाँ ह्यूमन लग रहा है। अगर इंसान की बात कर रहे हैं तो ये ह्यूमन लग रहा है, ये जो बेबी है गर्भ के अंदर ये ह्यूमन जैसा नजर आ रहा है, इसके हाथ पैर नजर आने लगे, ठीक है, तब ये कहलाता है फिर फीटस, ठीक है। जाइगोट बना, उसके बाद थोड़ा सा डेवलप हुआ तो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो और ज्यादा डेवलप हुआ, उसके हाथ पैर उंगलियां वगैरह नजर आने लगी, ठीक है, तब कहलाएगा वो फीटस। तो जो एम्ब्रियो बना है या फीटस बना है, ये जो है आपने देखा होगा अपनी नाभि से, कोई भी बच्चा जो है अपनी नाभि से मदर की जो गर्भ है उससे कनेक्टेड होता है। ये जो नाभि से एक ट्यूब जा रही होती है इसे बोलते हैं हम प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। अब ये जो प्लेसेंटा है ये बहुत सारे काम करवा रही होती है, मतलब क्योंकि अब बच्चा पेट के अंदर है, गर्भ के अंदर है, बेसिकली पेट नहीं बोलना चाहिए ना, गर्भ बोलना चाहिए। तो गर्भ के अंदर है, वोम के अंदर है, यूटेरस के अंदर है, तो ना सांस ले सकता है, ना खाना खा सकता है, ना बाकी चीजें कर सकता है, सिर्फ दिल धड़क रहा है उसका, तो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है बस, बाकी एक्सक्रीशन वगैरह कोई प्रोसेस नहीं हो रही। तो वो सारी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, क्योंकि जिंदा तो तभी माना जाएगा ना जब लाइफ प्रोसेसेस हो रही होंगी, तो वो जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो किसके थ्रू हो रही हैं, वो इसी एम्ब्रियोकल कॉर्ड जिसे हम प्लेसेंटा बोल रहे हैं, उस प्लेसेंटा के थ्रू होती हैं। मतलब जो मदर ने खाना खाया वही फूड ब्लड के साथ साथ बेबी तक पहुंच रहा है, ठीक है। जो एक्सक्रीशन होना है उसने जितना डाइजेस्ट करना था कर लिया, उसके बाद जो एक्सक्रीशन होना है वो भी उसी के थ्रू हो रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन ले रहा है ना, बाहर से सांस नहीं ले रहा है, लेकिन जो मदर का जो ब्लड है उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें तो ऑक्सीजन मिलके आ रही है ना, तो इसने ऑक्सीजन ले ली, रेस्पिरेशन कर लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये फिर वापस ब्लड के थ्रू ही भेज देता है। मतलब इसकी जो सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं बेबी की एक गर्भ के अंदर, वो होती हैं बाय प्लेसेंटा। तो चाहे वो न्यूट्रिशन का काम है या अदर लाइफ प्रोसेस का काम है, वो सारी की सारी हो रही हैं प्लेसेंटा के थ्रू। आई थिंक यू अंडरस्टूड। समझ में आया? अब अगर इतना समझ में आ गया तो अब लास्ट में जो पार्ट बचता है दैट इज कि 9 मंथ्स पूरे हो जाए और बेबी का पार्चुरेशन हो जाए, मतलब बेबी का बर्थ हो जाए, ठीक है। और एक बार बर्थ हो गया तो न्यू बेबी डेवलप हो गया और वो अब रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने ही पेरेंट जैसा नजर आ रहा है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। चलिए, अब एक मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि ये तो सारी प्रोसेस तब हो गई ना जब स्पर्म जाकर एग को फर्टिलाइज कर दे, उसके लिए पहले फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। पर अगर फिजिकल कांटेक्ट ही ना हो, ऑब्वियस सी बात है, जब तक शादी नहीं होगी तब तक फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं होगा ना, या डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट ना हो कि शादी के बाद भी अगर हम कुछ डायरेक्ट कुछ कॉन्डम वगैरह अगर यूज कर रहे हैं तो भी ये इंसेमिनेशन नहीं होगा। कहने का मतलब है अगर स्पर्म पहुंचे ही नहीं एग तक तो फिर क्या होगा?
तो जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है मेंस्ट्रुएशन। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर जो चीज होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं थोड़ा सा पीरियड्स के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में। तो देखो, अभी आपने समझा कि प्रेगनेंसी के लिए क्या हो रहा था कि जो जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन के बाद वो कहाँ पहुंचता है, वो पहुंचता है गर्भ में, वो पहुंचता है यूटेरस में, और यूटेरस की वॉल से चिपक जाता है। ठीक है, क्यों चिपक रहा है भाई? इसीलिए चिपक रहा था ना, क्योंकि यूटेरस की वॉल के अंदर से उसे डेवलप करनी थी एक ट्यूब, प्लेसेंटा, और फिर उसी यूटेरस की वॉल से ही उसे वो सारी चीजें मिलनी वाली थी, न्यूट्रिशन हो गया, ब्लड हो गया, वो सारी चीजें वहीं से मिलने वाली थी ना। पर अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो जाइगोट डेवलप ही नहीं है, जाइगोट ही नहीं है, दैट मीन्स प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। लेकिन बॉडी को थोड़ी पता है भाई, बॉडी तो फ्यूचर बेबी के लिए प्रिपेयर हो रही है। तो जो यूटेरस की वॉल है वो धीरे धीरे फ्यूचर बेबी के लिए फूड को स्टोर कर रही है वहां पर। जो यूटेरस की वॉल होती है ना, वो स्पंजी होती है काफी, जैसे स्पंजी मतलब आपने देखा होगा ना, वो गद्दा जो होता है, स्पंज जो होता है आपने देखा ही होगा, है ना। आप अगर स्पंज को देखते हो, गद्दे को देखते हो, उसे अगर पानी में भिगो दो तो उसमें पानी आ जाता है ना, उसका साइज तो डेवलप नहीं होता था ना, लेकिन उसके अंदर पानी आ जाता है खूब सारा। उसी तरीके से जो मदर का वॉम्ब होता है, जो यूटेरस होता है, उसकी वॉल स्पंजी होती है ताकि उसके अंदर फ्यूचर बेबी के लिए फूड स्टोर हो सके। पर क्योंकि अब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो फ्यूचर बेबी कहाँ से आएगा? लेकिन वॉम्ब लगातार अपने अंदर जो फ्यूचर बेबी है उसके लिए फूड स्टोर करते जा रहा है। अच्छा जी, तो अब होगा क्या? अच्छा, मैंने एक चीज गलत बता दी थी शायद आपको, है ना। स्पर्म की जो लाइफ है ना वो 7 डेज की होती है और एग की लाइफ 1 डे की होती है। आई थिंक मैंने जल्दी जल्दी में आपको गलत बता दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, माय मिस्टेक। चलिए, तो जो एग है उसकी लाइफ अब 1 डे की है। जैसे ही एग रिलीज हुआ, अब ये सिर्फ 1 दिन तक जिंदा रहने वाला है। ठीक है, ये सिर्फ 1 दिन तक जिंदा रहने वाला है। 1 दिन के अंदर अंदर अगर स्पर्म में से आके फर्टिलाइज कर देता तो बात बन जाती, पर क्योंकि इंसेमिनेशन ही नहीं हुआ तो 1 दिन बाद ये एग हो जाएगा डेड। अब भाई बॉडी किसी भी खराब चीज को अपने अंदर तो रखती नहीं है, ये तो सबको पता है, किसी ना किसी तरीके से बाहर वेस्टेज को निकाल देती है। तो ये जो वेस्ट एग है जो डेड हो चुका है उसे, और साथ ही साथ ये जो फ्यूचर बेबी के लिए फूड स्टोर होता जा रहा है वो भी तो वेस्ट ही हो रहा है ना, उस सब को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है मेंस्ट्रुएशन। अब होता कैसे है ये? अज्यूम करो आपने एक पिन्नी ली, ठीक है, पॉलीथीन ली, और उसमें आप अब पानी भरते जा रहे हो या कोई भी चीज भरते जा रहे हो। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब वो पॉलीथीन वगैरह फट जाएगी और उससे वो सारी चीज जो भरी है आपने वो बाहर निकलने लगेगी। ऐसा ही होगा ना। सेम चीज यूटेराइन वॉल के अंदर होती है। यूटेराइन वॉल स्पंजी है, लेकिन जब तक उसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी है तब तक तो वो स्टोर करती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है और फिर एक्स्ट्रा फूड आने की वजह से इसकी जो वॉल्स हैं उसमें क्रैक आने लगते हैं, उसमें रप्चर आ जाता है। ठीक है, वो फटने लगती है जगह जगह से, और इसकी वजह से उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो अब एक्सपोज हो जाती हैं और उससे ब्लड बाहर निकलने लगता है, और साथ ही साथ इसके अंदर का जो स्टोर्ड न्यूट्रिशन था वो भी अब बाहर निकलने लगता है, और साथ ही साथ वो जो एग था, डेड एग, ठीक है, वो भी बाहर निकलने लगता है। ये जो प्रोसेस है जिसमें ब्लड के साथ, वेस्ट ब्लड के साथ वेस्ट मटेरियल, सारी चीज़ें बॉडी से बाहर फ्लो आउट कर रही हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक, अब देखो ये कोई, वैसे तो अब हम काफ़ी डेवलप हो चुके हैं और इतने समझदार हो चुके हैं कि अब हमें पता है कि ये कोई ऐसी अछूत चीज़ें नहीं है, लेकिन पहले ना बहुत दकियानुसी बातें चलती थी। तो जब मेंस्ट्रुएशन होता था तो गर्ल्स को घर से बाहर रखा जाता था, उन्हें बाहर सुलाया जाता था, ठीक है, किचन में नहीं घुसने दिया जाता था। तो एक तरीके से ना टॉर्चर ही होता था। पर थैंक्स टू एजुकेशन कि हमें अब इतनी नॉलेज है कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं और सबके साथ होती हैं, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। पर अब भी आप देखोगे ना तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर इन चीज़ों को अब भी माना जाता है। जैसे मुझे नहीं पता कहाँ पर, लेकिन एक मंदिर है
ठीक है, जहां पर गर्ल्स को प्रवेश ही नहीं करने दिया जाता, लड़कियों को आने ही नहीं दिया जाता। अब बालाजी मंदिर की बात नहीं कर रहा मैं, किसी और मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और उसका रीजन यही बताया कि पता नहीं होता ना कि कब किस गर्ल्स का पीरियड शुरू हो जाए, तो वहाँ का जो अरोमा है, वहाँ का जो भव्यता है वो भंग हो जाएगी, भगवान की शुद्धता जो है भंग हो जाएगी इसलिए। पर ये तो सब दकियानी उसी बात है ना। देखो पहले हम समझ सकते हैं क्योंकि इतनी सैनिटेशन नहीं थी, ठीक है, इतनी साफ सफाई नहीं होती थी, पैड्स नहीं थे, तो हम मान सकते हैं चलो थोड़ी सी बीमारियां होने का खतरा हो सकता था। पर होगा तो तभी ना जब साफ सफाई नहीं होगी। आज की डेट में इतना हाइजीन मेंटेन्ड है, क्या ही फर्क पड़ता है। पर फिर भी आज की डेट में भी हम कुछ चीज़ों को मान रहे हैं, जैसे अगर पीरियड्स आते हैं तो फिर लड़कियां मंदिर नहीं जाती हैं, ये तो सभी ने सुना होगा है ना। पर ये तो सब यार दकियानी उसी बात है ना। हमें थोड़ा अपना माइंड को डेवलप करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हम लॉजिकल होकर सोचें। तो भगवान तो सभी जगह है, ठीक है, अगर माने तो यही कहते हैं ना, भगवान तो रोम रोम में, हमारे शरीर के अंदर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं, हर जगह भगवान है। और ये चीज़ें भी तो भगवान ने दी है ना, है ना, ये चीज़ें भी तो भगवान ने दी हैं। मैं बहुत ज़्यादा दूसरी बातें नहीं करता, लेकिन अब छोटा सा मैं एग्जांपल ले लूँ भाई, माता पार्वती हैं, ठीक है, हम दो चीज़ें मानते हैं अपने धर्म में, ये सबके लिए बोल रहा हूँ वैसे, ठीक है, थोड़ा धार्मिक नहीं हो रहा, बस एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि हम मानते हैं कि शिव जी से सबका सब बने हैं, ठीक है, शिव जी से सब बने हुए हैं, और माता पार्वती सारी लेडीज बनी हुई हैं, ठीक है। तो माता पार्वती भी तो लेडी है ना, माता पार्वती, उनका भी मेंस्ट्रुएशन होगा, ठीक है। तो क्या हम माता पार्वती के लिए भी ऐसी बातें सोचेंगे? नहीं ना यार, ये सिर्फ सोचने वाली बातें हैं, ठीक है। हमें अपना माइंडसेट सुधारने की बात है, सुधारने की जरूरत है। बीइंग अ टीचर, मैं चाहूंगा कि ये आप बच्चे थोड़ा सा मैच्योर होकर बातें करें इन बारे में, ठीक है। एटलीस्ट अब आप जब आगे कहीं भी जाएं तो इन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू ना दें, ठीक है। वो सिर्फ हाइजीन की बात होती है। अगर आप हाइजीनिक हैं, आपने साफ सफाई अच्छे से कर रखी है, दैट डजंट मैटर कि आपके पीरियड्स चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, इट डजंट मैटर इवन, ठीक है। आपको जाना चाहिए अगर आपकी श्रद्धा है तो। हाँ, फोर्स नहीं किया जा रहा, अगर आपका मन ही नहीं है फिर भी आपसे कहा जाए वो एक अलग बात है, ठीक है, दैट्स नथिंग। तो हम अपने चैप्टर पर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है और क्यों होता है, ठीक है, जिसे हम नॉर्मली पीरियड कहते हैं। अब इसके बाद आता है लास्ट पार्ट चैप्टर का, जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कई सारी चीज़ें आती हैं, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सेक्स एजुकेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आपको इस चीज़ के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि इंडिया में सेक्स एजुकेशन इतनी है नहीं बेसिकली। और कई आपकी एज में होता है कि सेक्स एजुकेशन का नाम सुन के ना कुछ और ही मन में चल रहा होता है। देखो, कुछ इश्यूज होते हैं सेक्स एजुकेशन में। होता क्या है कि हमारी बॉडी में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, या जिन बातों को हम नहीं जानते, या जिनके बारे में हम किसी से बात नहीं कर सकते अपने अडल्ट से, तो उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए इच्छुक होते हैं, बहुत ज़्यादा इच्छा करती है। और ये सबके लिए, आपको जिस चीज़ के लिए मना किया जाएगा आप उसके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाओगे कि यार मना क्यों किया जा रहा है। या अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, और उस चीज़ को बताया भी ना जा रहा हो, तो आप जरूर सोचोगे यार क्यों नहीं बताया जा रहा, ठीक है। अगर उस चीज़ को आपको पढ़ाया जाए तो फिर आप बोलोगे यार क्यों पढ़ाया जा रहा है खामा हमारे लिए, है ना। पर सेक्स एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट थिंग, और उसी को हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखो, होता क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहली जो चीज़ है वो सिर्फ मैच्योरिटी नहीं है, बॉडी की मैच्योरिटी नहीं है। इंसान को फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली भी, ठीक है, मैच्योर होना चाहिए, ताकि वो अपने बेबी को अच्छी जिंदगी दे सके। एक तो देखो, सबसे पहली तो चीज़ है कि आपकी बॉडी ही, आपने पहले जो होता था क्या कि छोटे छोटे बच्चे बाल विवाह कर दिया जाता था, ठीक है, छोटी उम्र में बाल विवाह कर दिया जाता था, 10 की उम्र में, 12 की उम्र में, ठीक है। अब उस एज में बॉडी डेवलप होना शुरू होती है,
सेक्सुअली डेवलप होना शुरू होती है। पर उस एज में जब शादी हो जाती थी तो फिर कंट्रोल तो होता नहीं था, लाइसेंस मिल गया, ठीक है, तो अब कोई कंट्रोल नहीं है। पर बॉडी अभी डेवलप होना शुरू हुई है, तैयार नहीं है, तो उससे होता ये था कि 20 की, 25 की या 30 की एज तक आते आते लड़कियों को ज़्यादातर बीमारियां घेर लेती थी, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है उतनी स्टेबल रह ही नहीं पाती थी, प्रिपेयर्ड होती नहीं थी बॉडी, उससे पहले प्रेगनेंसी हो जाती थी। अब अगर जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी होगी तो प्रॉब्लम तो होगी ना, ठीक है, जब बॉडी रेडी ना हो और प्रेगनेंसी हो जाए तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। इसीलिए आप पहले के केसेस में देखो कि जो लेडीज़ हैं उनकी डेथ बहुत जल्दी हो जाती थी, ठीक है, 30 की 35 की एज तक काफ़ी डेथ्स होती थी लेडीज़ में। पर आज की डेट में हालांकि हालात सुधरे हुए हैं, तो चलो लीगल एज है 18 की, और 18 के और पास हम शादी कर देते हैं। अब तो चलो थोड़ा और ट्रेंड बदल गया, अब तो थोड़ा 25 के और पास नॉर्मली देखा जाता है कि 22 से 25 के बीच में शादी का ट्रेंड बन गया थोड़ा सा, तो अच्छी बात है। पर मैच्योर होना जरूरी है मेंटली भी, ठीक है, कि आप इस लायक हो के नहीं कि बच्चे का बोझ उठा सको। देखो बच्चा बोझ नहीं होता, लेकिन बच्चे के साथ आती है जिम्मेदारियां, ठीक है। अब वो जिम्मेदारियां आप उठाने लायक हो या नहीं, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी होता है। तो फिजिकली प्रिपेयर्ड होना, मेंटली प्रिपेयर्ड होना, और साथ ही साथ आज की डेट में एक और इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है, दैट इज फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड होना, ठीक है, क्योंकि बच्चे को ग्रो अप करना कोई बच्चों का ही खेल नहीं है ना, बहुत बड़ी बात है। सिर्फ बच्चों को पैदा करके छोड़ना नहीं है ना, उन्हें एक अच्छी लाइफ देनी होती है, उसके लिए एजुकेशन लगती है, और एजुकेशन आज की डेट में कितना कॉस्टली है आप सब जानते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। तो सबसे पहले इस चैप्टर में मेनली हम बात करने वाले हैं फिजिकल हेल्थ के बारे में। तो जब अगर इंसान या कोई और ऑर्गेनिज्म सेफ सेक्स ना करे, अब यहां पर हम फिजिकल कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, सेक्स मतलब फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है, तो अगर कोई इंसान सेफ सेक्स ना करे, फिजिकल कांटेक्ट ना करे, ठीक है, सेफ का मतलब क्या है कि कॉन्डम वगैरह यूज ना करे, तो होता क्या है, हो क्या सकता है कि कई सारी बीमारियां इस फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर हो सकती हैं, और इस तरह की बीमारियों को हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडी, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो कि सेक्स के टाइम पर, सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पर, अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पर एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर हो सकती हैं। अब ये जो एसटीडीज हैं, ये दो मीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो सकती हैं। मीन्स का मतलब है दो रीजन हो सकते हैं, एक बैक्टीरियल रीजन, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और दूसरा वायरल इन्फेक्शन, मतलब वायरस की वजह से बीमारी हो सकती है। देखो बैक्टीरिया की वजह से आप दो एग्जांपल याद कर लो, गोनोरिया और सिफिलिस, ठीक है। बैक्टीरिया की वजह से होने वाली जो एसटीडीज हैं उनमें दो बीमारियां हैं, गोनोरिया एंड सिफिलिस। अब आपको गोनोरिया अगर समझाया जाए तो देखो, गोनोरिया आपको कैसे समझाएं, गोनोरिया वैसे एक तरीके की डिस्चार्ज होता है, ठीक है, मेल के या फीमेल के जो प्राइवेट पार्ट हैं उससे लिक्विड डिस्चार्ज होने लगता है इन्फेक्शन की वजह से, और इसकी वजह से हो सकती है इनफर्टिलिटी, ठीक है, मतलब बेबी प्रोड्यूस करने लायक ऑर्गेन्स रहते नहीं हैं, या तो स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा या स्पर्म प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, या अगर फीमेल में है तो एग प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, या फीमेल बॉडी प्रेगनेंसी लायक नहीं रहेगी, कई सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। तो ये गोनोरिया के अंदर होता है। जो दूसरा बताया मैंने सिफिलिस, इसके अंदर सोर बन जाते हैं, मतलब छाले जैसे बन जाते हैं, छाले जैसे स्किन के ऊपर छाले आने लगते हैं। अब ये छाले कहीं भी आ सकते हैं, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स पे आए, आपकी बॉडी के ऊपर कहीं भी आने लग सकते हैं। तो वो छाले जैसे पार्ट आने लगते हैं, और उसमें दर्द नहीं होता शुरुआत में, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें
दर्द होने लगता है, उसमें स्केल्स बनने लगते हैं, मतलब जैसे कुछ स्किन निकलने लगती है ना सूखने के बाद, उस तरीके के वो स्केल्स बनने लगते हैं, और फिर वो थोड़ा सा क्या बोले, बहुत हैवी बीमारी बन जाती है थोड़ी सी, ठीक है, वो सिफिलिस होती है। ये बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एसटीडीज है। फिर अगर हम वायरल डिजीज़ के बारे में बात करें, वायरल एसटीडीज के बारे में बात करें, तो उनमें पहली है हमारी वार्ट्स, ठीक है, WARTS, वार्ट्स। अब वार्ट्स में होता क्या है कि आपने कई लोगों में देखा होगा पैर के अंदर ना वो कील सी लग जाती है, मतलब गांठ सी पड़ जाती है पैरों के अंदर, ये नीचे वाले हिस्से में ना गांठ सी पड़ जाती है, इसमें चलने में प्रॉब्लम होती है, पूरा एरिया वो सॉलिड, कुछ ज़्यादा सॉलिड सा हो जाता है। उसे कई लोग, मतलब मेरा एक दोस्त था, वो ब्लेड से काट के उसे निकालता था खुद ही, ठीक है, क्योंकि वो बार बार डेवलप होने लग जाता है, वो वार्ट्स होता है, ठीक है। अब इसमें ऐसा कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वार्ट्स प्रॉब्लम देता है, ठीक है, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने वाली डिजीज़ है। इसके बाद एक और होता है जिसका नाम सभी ने सुना होगा, दैट इज एड्स, ठीक है। एड्स होता है HIV नाम के वायरस से, ठीक है। अच्छा, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब कि बाहर से एक्वायर किया हुआ एक इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, इम्यून सिस्टम इसमें वीक हो जाता है, एक बाहर से लिया गया सिंड्रोम है, ठीक है। सिंड्रोम क्या होता है? देखो, सिंड्रोम अलग अलग कलेक्शन होता है बीमारियों का, ठीक है, ये डायरेक्ट एक बीमारी नहीं है, बल्कि इसके अंदर अगर ये सिंड्रोम हो जाए आपको, तो फिर दूसरी जो बीमारियां हैं वो आपको मारती हैं। एड्स नहीं मारता। देखो, एड्स क्या करता है कि एड्स जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर देता है कि आप जुकाम खांसी से भी मर सकते हैं। एक एड्स का व्यक्ति जुकाम खांसी से भी मर सकता है, ठीक है, जो नॉर्मली सबको हो जाती है, तो वो आपके इम्यून सिस्टम को इतना वीकर कर देता है, इसलिए इसे सिंड्रोम बोला। डायरेक्ट इस डिजीज से नहीं मर रहे, बल्कि दूसरी डिजीजेस की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये होता है HIV नाम के वायरस से, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक। तो आपको ये टर्म्स याद रहने चाहिए। तो अब क्या किया जाए भाई? इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि आप सेफ सेक्स करें, मतलब कि कॉन्डम्स वगैरह का यूज किया जाए। तो ये है STD से प्रिवेंशन का तरीका। लास्ट जो चीजें इसके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आती है वो है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? देखो, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है प्रेगनेंसी को कैसे भी करके रोकना, क्योंकि अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना भी तो जरूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज तो भाई कम ही है ना, ठीक है। तो रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है, तो उस कम रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा। इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी होता है, ताकि सभी को अडेप्टली अच्छे से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हैं उन तक पहुंचाए जा सके। इसके लिए क्या किया जाए कि कॉन्ट्रासेप्शन के अलग अलग मेथड्स हैं, उन्हें अपनाया जाए। अब कई सारे कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड हैं जिन्हें हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो मेथड है और जो सबसे प्रीफर्ड मेथड जो माना जाता है वो है फिजिकल बैरियर मेथड, ठीक है, फिजिकल बैरियर मेथड। अब फिजिकल बैरियर मेथड में है क्या कि हम जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, पीनस है या वेजाइना है, इसके ऊपर एक लैटेक्स की, रबर की बेसिकली एक लेयर लगा देते हैं, जो कि इंसेमिनेशन को होने से रोक देता है, मतलब सीमेन को फीमेल बॉडी के अंदर जाने से रोक देता है। मतलब आप समझ गए, कॉन्डम की बात हो रही है। मेल के अंदर मेल जो यूज करते हैं वो कॉन्डम यूज करते हैं, जो फीमेल यूज करती हैं उसे डायफ्राम या सर्वाइकल कैप भी बोल देते हैं, ठीक है, डायफ्राम और सर्वाइकल, सर्विक्स जो टर्म था उससे सर्वाइकल कैप, ठीक है, इनका यूज कर लेते हैं
जिससे कि इंसेमिनेशन नहीं हो पाता, स्पर्म जो है वो अंदर फीमेल बॉडी के अंदर नहीं जा पाता, और अगर स्पर्म ही नहीं जा पाएगा तो प्रेगनेंसी होगी नहीं, तो कॉन्ट्रासेप्शन होगा। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है प्रिवेंशन फ्रॉम प्रेगनेंसी। ठीक है, इधर समझ में आ गया। अब मैंने कहा ये प्रीफर्ड मेथड है, जो फिजिकल बैरियर मेथड है, मतलब कॉन्डम का, डायफ्राम का या सर्वाइकल कैप्स का यूज करना है, ये एक प्रीफर्ड मेथड है बाकी सबसे। ये इसलिए है क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन तो ये कर ही रहा है, साथ ही एसटीडी से भी तो बचा रहा है ना, है ना। तो इस वजह से इस मेथड को हम प्रीफर करते हैं। मतलब आप भले ही कोई और मेथड यूज करते रहे, बाकी के मेथड भी आप यूज करते रहें, लेकिन इसके साथ इस मेथड को आप हमेशा यूज करते रहें, तो बेटर होता है कि आप एसटीडी से भी बच जाते हैं और कोई चांस भी नहीं रहता है प्रेगनेंसी का। दूसरा जो मेथड है उसे हम बोल देते हैं सर्जिकल मेथड। ठीक है, नहीं उससे पहले चलो सर्जिकल मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये जो सर्जिकल मेथड है ये परमानेंट मेथड है। ठीक है, मतलब कि इसमें सर्जरी के थ्रू मेल के अंदर वास डिफरेंस को काट दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वैसेक्टोमी, नसबंदी जिसे हिंदी में बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं वैसेक्टोमी। तो अगर वास डिफरेंस को काट दिया जाएगा तो जो स्पर्म है वो आगे पहुंच ही नहीं पाएगा, बॉडी से बाहर ही नहीं निकल पाएगा, तो स्पर्म निकलेगा ही नहीं। जो दूसरा जो तरीका है वो है फीमेल के अंदर जो किया जाता है, वो तरीका है ट्यूबेक्टोमी। उसमें क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, एग ही नहीं आ पाएगा। ठीक है, जब एग ही अवेलेबल नहीं होगा तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इस तरीके से किया क्या जा रहा है कि बेसिक सी चीजें सर्जरी के थ्रू दोनों के रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है। जब निकल ही नहीं पाएंगे तो प्रेगनेंसी कहां से होगी। ठीक है, जो ट्यूबेक्टोमी है फीमेल्स में जो की जाती है उसे हिंदी में बोलते हैं नलबंदी। नलबंदी, ठीक है। अब दोनों में से जो हमारी सोसाइटी में जो ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, जो ज़्यादा वाइडली फैला हुआ है वो है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, उसके कुछ रीजंस हैं। ठीक है, दोनों इक्वली कैपेबल हैं, लेकिन इसके कुछ रीजंस हैं। देखो, पहला रीज़न तो ये है कि क्या किया जाता है कि बेबी हुआ, प्रेगनेंसी हुई, ठीक है, बेबी हो रहा, उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और ज़्यादातर केस में सर्जेरियन होता है, मतलब सर्जरी के थ्रू बच्चे को निकाला जाता है ना। तो ज़्यादातर केसेस में क्या किया जाता है, अब मान लो किसी को 2 बच्चे चाहिए, उसके 2 बच्चे, ये दूसरा बच्चा है, तो वो क्या करता है कि कहते हैं साथ ही साथ जब सर्जरी के साथ बेबी को निकाला जा रहा है तो उसी टाइम पर मदर की जो ट्यूबेक्टोमी है वो भी कर दी जाए, उसकी भी सर्जरी साथ ही साथ कर दी जाए, तो वो ईजी हो जाता है ना। मतलब दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा बॉडी को रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ये जो पूरा रेस्ट है ये पूरा एक साथ हो जाता है, और आई थिंक खर्चा भी कम ही होता होगा क्योंकि सारी प्रोसेस एक ही साथ हो जाती है। तो इस वजह से जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ है वो ये है। इसके साथ साथ एक और रीज़न है जिसका रीज़न ये है कि जो नसबंदी है, मेल की जो वैसेक्टोमी है वो कम यूज़ होती है। उसका रीज़न है सबसे मेन सोसाइटी। अगर कोई ट्यूबेक्टोमी करा ले और किसी को सोसाइटी में पता चल जाए तो फिर थोड़ा ना उसे उस नज़रिए से नहीं देखते, मतलब पता नहीं क्यों क्या लोग सोचते हैं, लेकिन उस नज़रिए से नहीं देखते हैं। आई थिंक इसके ऊपर एक मूवी बनी थी, मुझे याद नहीं है, बॉबी देओल, सनी देओल, धर्मेंद्र जी, ये सब थे उस मूवी में। नाम अगर आपको याद आए तो कमेंट्स में लिखना, ठीक है। तो वहाँ पर वो दिखाया गया। और उसी के साथ साथ एक और चीज़ जो पार्टनर के बीच में हो जाती है, मतलब मेल और फीमेल के बीच में हो जाती है, अगर वो वैसेक्टोमी करा ले, मेल नसबंदी करा ले, तो उसमें क्या होता है कि स्पर्म नहीं निकल पाएगा, है ना। स्पर्म जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। सीमेन ही वो जो क्या कहते हैं फ्लूइड है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स का जो फ्लूइड है, सिर्फ वो ही निकलेगा। तो थोड़ा सा ना फीमेल को भी लगता है कभी कभी कि वो अननेचुरल सा हो गया है, ठीक है, वो थोड़ा सा डाउट आ जाता है। होता कुछ नहीं है इससे, मतलब इससे
कहने का मतलब है जो मैस्कुलिनिटी है, मर्दानगी है लड़के की, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये अपने कहते हैं दिमाग के सोचने का फितूर है बस, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बैक टू द पॉइंट कि दो तरीके हैं सर्जरी के, ट्यूबेक्टमी एंड वेसेक्टोमी। इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो आ जाता है हमारा IUCDs का, मतलब इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस, ऐसी चीज़ें जिसे हम फीमेल बॉडी के अंदर, मतलब यूटेरस के अंदर प्लेस कर देते हैं और वो प्रेगनेंसी नहीं होने देते। ऐसे सबसे जो मोस्ट फेमस हैं वो हैं कॉपर टी या लूप, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लगाया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है फीमेल बॉडी के अंदर ताकि प्रेगनेंसी ना हो। और इनका ना लिमिटेड पीरियड होता है, मतलब एक कॉपर टी आई थिंक मैं भूल गया हूँ, आई थिंक जब 5 साल के और पास का होता है टाइम। अगर कम या ज़्यादा होता हो तो थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना अपने बेसिस पर, अगर करना हो तो। इसका टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, उसमें नहीं आता ये, ठीक है, पूछने के लिए, पर इतना समझ लो अभी। तो ये थोड़ा सा ना कह सकते हैं टेम्पररी मेथड है कि अगर आपको गैप चाहिए, आपका एक बेबी हो गया, आपको गैप चाहिए, ठीक है, 2, 4, 5 साल का बेबी के बीच में, तो आप इम्प्लांट करवा लीजिए, इम्प्लांट लगवा लीजिए IUCDs का। 5-6 साल बाद फिर आप दूसरा बेबी कर सकते हैं, सर्जरी की जरूरत नहीं है। सर्जरी मेथड परमानेंट है, एक बार करवा ली उसके बाद फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है वो रिवर्स नहीं कर सकते, सर्जरी को फिर से सर्जरी करके उसे दोबारा से जोड़ा जा सकता है, लेकिन फिर उसमें वही है कि प्रॉब्लम होती है काफ़ी। इसका अगला जो मेथड है वो है अब केमिकल मेथड, ओरल पिल्स वगैरह, दवाइयाँ, ठीक है। प्रेगनेंसी से बचने के लिए कई सारी दवाइयाँ आती हैं। अब वो क्या करती हैं, दवाई जब आप केमिकल्स लेते हो, पिल्स लेते हो, दवाइयाँ खाते हो, तो वो दवाइयाँ जो हैं वो हार्मोन को इम्बैलेंस कर देती हैं। जो फीमेल बॉडी के अंदर जो हार्मोन का लेवल है उसे इम्बैलेंस कर देती हैं। अब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से प्रेगनेंसीज को रोक दिया जाता है। अब क्योंकि केमिकल है तो थोड़ा तो साइड इफेक्ट कर ही सकता है ना, तो इस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा इतना प्रिफर्ड मेथड होता नहीं है। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसे हम बोल देते हैं नेचुरल मेथड, ठीक है, या कॉइटस इंटरप्शन मेथड। कॉइटस इंटरप्शन में क्या होता है, बेसिकली जब सेक्स करते हैं तो उस टाइम पर जो इजैकुलेशन होने वाला होता है उसे बॉडी के बाहर कर दिया जाता है, ठीक है, वो कॉइटस इंटरप्शन होता है बेसिकली। लेकिन एक नेचुरल मेथड होता है, उसमें क्या किया जाता है कि एक ना साइकिल होता है, ठीक है। साइकिल का मतलब है कि अभी मेंस्ट्रुएशन आपने पढ़ा, क्या हुआ कि मान लो पहले दिन एग रिलीज हुआ, ठीक है, पहले दिन एग रिलीज हुआ, एग रिलीज हुआ पहले दिन, उसके बाद उसकी जो वो एक दिन बाद मर जाएगा एग तो, लेकिन उसके 14 दिन बाद मेंस्ट्रुएशन होगा, ठीक है। एग फर्स्ट डे ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद 14 दिन बाद, अप्रॉक्स 14 दिन बाद मेंस्ट्रुएशन होगा, और मेंस्ट्रुएशन से ये जो एग है ये बॉडी से बाहर चला जाएगा, और इसके 14 दिन बाद फिर से ओव्यूलेशन हो जाएगा, और फिर से उसके 14 दिन बाद, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। तो अब यहां पर ना एक विंडो मिल जाती है हमें कि ये जो फर्स्ट डेट पे ओव्यूलेशन हुआ था इससे कुछ 7 दिन पहले से, और इसके कुछ 7 दिन पहले से नहीं तो 2-3 दिन पहले से, इसके 2-3 दिन पहले से लेकर और 7-8 दिन बाद तक, मतलब 10 दिन का एक अगर हम विंडो ले लें, इस बीच अगर किसी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट ना हो तो क्या है ना कि इस टाइम पर जो एग है वो ऑलरेडी डेड हो जाएगा, एक दिन के अंदर ऑलरेडी डेड हो जाएगा एग। तो जब ये एग एक दिन के अंदर डेड हो जाएगा, ठीक है, तो हम जो 1 हफ्ता ले लो जाए मैक्सिमम, अगर वहां पर वो नहीं रखते तो क्या होगा, अगर ये गैप ले लेते हैं तो स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा इस तक, एग तक, और जब स्पर्म ही नहीं पहुंच पाएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, और ये एक दिन के बाद डेड हो ही जाता है, मर ही जाता है। तो अगर हम वो 10 दिन का टाइम पीरियड ले लें और उस बीच में गैप दे दें, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट में, तो बाकी की ये जो महीने के दिन बचे 30, या जो मान लो 20 दिन बचे, महीने के 20 दिन जो बचे 30 में से,
उस टाइम पर वो थोड़ा सा सेफ माना जाएगा, लेकिन चांसेस हमेशा रहते हैं। इसलिए सबसे हमेशा यही कहा जाता है कि जो प्रिफर्ड मेथड है दैट इज फिजिकल बैरियर मेथड, उसे प्रिफर किया जाना चाहिए। चाहे आप मेथड कोई भी अपना रहे हो, सर्जिकल मेथड हो, आप ओरल मेथड अपना रहे हो, ओरल पिल मेथड अपना रहे हो, या फिर नेचुरल मेथड अपना रहे हो, IUCDs अपना रहे हो, लेकिन जो फिजिकल बैरियर मेथड है उसका यूज करिए, क्योंकि STD से वही मेथड बचाता है। ठीक है, तो फाइनली आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कोशिश करूंगा कि कुछ और एनिमेशंस वगैरह डाल सकूं, ठीक है, आगे से, तो क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी होती है, इसलिए अभी मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, और आप प्लीज़ अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को ये चैनल रिकमेंड कीजिए अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो। ठीक है, यहाँ पर आपको साइंस के बारे में, साइंस के चैप्टर्स के बारे में पूरी डिटेल्स में वीडियो मिलेंगी, और जितना हो सके हम कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की, और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल वगैरह या सैम्पल पेपर्स उठाकर उन्हें सॉल्व कराने की। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में जब भी बन पाएगी। मोस्ट प्रोबेबली अगले संडे को हम वीडियो डालेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। टेक केयर।